हेलो डियर, आपका ज्योमेट्री की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कि भाई रोज़ काम कर रहे हो कि नहीं। मतलब हफ्ते में 5 से 6 दिन की बढ़िया एवरेज निकाल रहे हो कि नहीं। महीने में 25-26 दिन की एवरेज निकाल रहे हो कि नहीं। अगर उतना काम कर रहे हो तो ज़्यादा लोड मत लो दिमाग पर। अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी को इंजॉयबल बनाओ, मज़ेदार बनाओ। ठीक है। काम को एज ए बर्डन मत लो। जो आप पढ़ रहे हो उसको एज ए बर्डन मत लो, उसको एज ए गेम लो। ठीक है। जब आप मॉक देते हो, कई बच्चे मॉक से डरते हैं। मैं मॉक में मज़ा लेता था, इंजॉय करता था। आज देखता हूँ कहाँ पर फंसूंगा और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट होएगी। जब आप गेम खेलते हो, कई लोग तो उसमें भी इरिटेट हो जाते हैं, ये नहीं समझते कि एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। जब आप गेम खेलते हो, लेवल क्रॉस नहीं होता तो हम बार बार ट्राई करते हैं। आप ये बोल देते हो कि सर मैं तो लेवल 1 में बार बार अटक रहा हूँ, मैं कब इम्प्रूव होऊंगा। नहीं, आपको पता है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों इम्प्रूव हो जाएंगे। यही है तैयारी। बस अलग तरह का गेम है, अलग तरह के रूल्स हैं, अलग तरह की स्किल इसमें चाहिए गेम से थोड़ी सी है। यहाँ पर गेम में भी हम एनालाइज करते हैं कि हाँ भाई, जैसे मैं पहले गेम खेलता था उसके एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस के थ्रू। मैक्स पेन एक गेम था कि अब की बार यहाँ छिप जाएंगे, फिर ऐसे भाग के ऐसे गोली मारेंगे। तो यही तो चीज़ है कि इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, अगले मॉक से पहले उसे आप करोगे तो इसे गेमीफाई करो, इसमें मज़ा लो। जब अगर आप इसमें मज़ा लोगे तो आपको 8 घंटे से 10 घंटे बैठाना मुश्किल नहीं होएगा। खुद को 8 घंटे से 10 घंटे बैठाना मुश्किल नहीं होएगा। लेकिन आपको किसी काम के अंदर मज़ा नहीं आ रहा तो उसमें 6 घंटे बिताना भी मुश्किल हो जाएगा। जनरली उस बंदे को मज़ा आता है जो उस गेम में अच्छा हो। लेकिन मान लो आप इस गेम में अच्छे नहीं, तो आपका इंप्रूवमेंट वाला माइंडसेट है कि नहीं। अरे सब इंप्रूव करते हैं भाई। जब आप पैदा हुए थे तो क्या ही आता था आपको। लैंग्वेज भी बोलनी नहीं आती थी, जीभ हिलानी तक नहीं आती थी, हैं अभी कितने सटासट बोलते हो। तो इम्प्रूवमेंट कर जाओगे आप किसी भी स्टेज पर हो। ये बताओ उसके लिए रोज काम कर रहे हो कि नहीं। तो रोज उसके लिए काम करो, बिना प्रेशर के काम करो। ठीक है। इस चीज़ को एंजॉय करो, इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। सिर्फ मैथ में ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के अंदर ये कोशिश करो। ठीक है। फिर देखना है जर्नी, आप इसको याद करोगे कि कितना बढ़िया वक्त था। है किसी भी वक्त को अगर आप ज़िंदगी में ऐसे बनाते हो कि बहुत ही गंदा वक्त था, है उसको जानबूझ के खुद बेचारे बनते हो, मेरे ऊपर ये मुसीबतें आती थी, तो उस काम में सक्सेस भी हासिल नहीं होती। हालांकि आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, ये है एक दिन दुनिया चमकेगी। कुछ नहीं चमकेगी। कुछ साल के बाद तुम्हें कोई जानेगा भी नहीं, भले ही आप सिकंदर हो, कुछ हो। आप कुछ टाइम के लिए इस धरती पर आए हो, चुपचाप बढ़िया से जी लो और खिसक लो। आप नहीं भी खिसकोगे तो खिसका दिए जाओगे, टेंशन मत लो, है मरोगे। तो कुल मिलाकर खुशी खुशी अपनी लाइफ के इस फेज को गुजारो, मेहनत करो। ठीक है। और दूसरा, शीशे में अपने आप से थोड़ी मोटी बातें करो कि भाई तू रोज पढ़ रहा है कि नहीं। वैसे दूसरों के सामने तो आप और स्मार्ट बन जाओगे कि मैं 10 घंटे की सीटिंग दे रहा हूँ। अपने मन में झांकोगे तो कैसे और स्मार्ट बनोगे। तो उस पर्सन से बार बार मिला करो जिसको आपकी सच्चाई पता है, खुद से शीशे में कि हाँ भाई काम कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा। फिर एक्सपेक्ट क्यों कर रहा है रिजल्ट। सच्चाई को एक्सेप्ट कर। क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है रिजल्ट। अपने मन में मान ले आज ही फेल, उस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन एसएससी को पता चलेगा, सबको पता चलेगा। तू काम नहीं करा तो तेरे को तो आज ही पता है। तो रिस्पॉन्सिबल बनो थोड़े। अगर मन नहीं करा पढ़ने का तो कोई नहीं यार, अभी पढ़ना ज़रूरी है, अभी मेरे को पढ़ना चाहिए। ये मेरी लाइफ के लिए, मेरे आसपास वाले जो बंदे हैं उनकी लाइफ के अंदर ये इंप्रूवमेंट लाएगा। तो इतना थोड़ा सा मैं वो काम कर सकता हूँ जिसमें दिल ना करे करने का, और उस काम को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँ ताकि बीच का रास्ता हो जाए। थोड़ा सा अपने मन को समझा लूँ, थोड़ा सा उस काम को इंटरेस्टिंग बना लूँ, तो क्या होएगा। इस गेम को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, ये है वो है ये है। कई लोग 3-3 4-4 साल लगा देते हैं। मेरे को अभी बोलो, 2 महीने पहले मेरे को बताओ एक एग्ज़ाम है, बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आऊँगा। क्योंकि ईमानदारी से वहाँ पर मज़े लेकर लगेंगे हम। दिन के 10 घंटे अगर हमें कोई और काम नहीं है, साथ में अपनी एक हॉबी पकड़ लो। मान लो जिम जाना आपकी हॉबी है, तो आप रोज जिम ना जा पाओ, ऑल्टरनेट डे चले जाओ। कुछ और काम करना है, ऑल्टरनेट डे 45 दिन कर लो, हफ्ते में 3 दिन। संडे को रेस्ट, 6 दिन में 3 दिन कर लो, 3 दिन मत करो। कैसे भी करके
ये नहीं अब ज़बरदस्ती वो काम कर रहे हैं, कैसे भी करके ये काम कर जाओ बस, ठीक है। और एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन की चीज़ जो कई बार मैं भी फील करता हूँ, जो अपना फ़ोन है, मज़ा इसमें नहीं है कि फ़ोन के अंदर घुस के फिर अपनी विल पावर को खर्चना इससे बाहर निकलने में, मज़ा है कि घुसना ही नहीं। फेंक दो इसको, बर्बादी का छोटा रूप, 6.1 इंच स्क्रीन, 6.7 इंच, बर्बादी का पैकेट, इसमें घुसो ही मत। आपको उसके अंदर, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, आपको सोशल मीडिया के अंदर रखने के लिए हज़ारों आदमी जॉब पे लगे हुए हैं कि कैसे इस बंदे को निकलने ना दिया जाए, हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रखी है कि कैसे इसको निकलने ना दिया जाए। तो आपको क्या लगता है उससे जीत जाओगे? और जीत भी गए तो कितनी विल पावर खर्च कर दोगे? विल पावर लिमिटेड सी होती है। जब आप कई काम अपनी मन ना चाहते हुए कई काम करोगे तो फिर एंड में आपकी, एक बंदा आपने ऐसे देखा है कि कई दिन से डाइटिंग कर रहा है, एक्सट्रीम डाइटिंग, कुछ भी तला हुआ नहीं खा रहा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खा रहा, एक्सट्रीम डाइटिंग, फिर एक दिन वो जोश में उठेगा और पता नहीं 20 परोठे खा गया है, 8 समोसे खा गया। ऐसे आप देख रहे हो भाई ये क्या हो गया, क्योंकि वो दूसरे एक्सट्रीम पर था, है ना। तो क्या है, विल पावर खर्च नहीं करनी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं फिर एकदम से वो विल पावर बचती नहीं है, है? फिर यू गिव इन टू दोज डेमंस, है। तो समझ में आ रही है बात? अब स्टार्ट कर दें वीडियो को, आगे बढ़े, चलो जी। तो भाई हम सर्कल्स की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास से इक्वेशंस कंटिन्यू हैं, आगे बीच में कंसेप्ट बताऊंगा, नए इक्वेशन करवाऊंगा। देखो बताओ इसको, इन द फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, ओके, विथ सेंटर ओ। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, कई बच्चों को ये लगेगा सर हमें स्ट्राइक नहीं हो रहे हैं, आपको स्ट्राइक नहीं हो रहे, मुझे स्ट्राइक हो जा रहे हैं। आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए नंबर 1 बात, मेरे जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे सालों से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मेरे जैसा बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे से 1/3 भी रह जाओगे तो आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले आओगे। मैं ये अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, मेरा प्रोफेशन है ये, मेरा काम है ये, ठीक है। तो नंबर 1 आप एक क्लास में मेरे जैसे नहीं होगे। अब मैं डिमोरलाइज कर रहा हूँ? नहीं, अगर मैं आपको असलियत ना बताऊँ तो आप डिमोरलाइज होगे। ऐसे आपके दूसरे भाई, दूसरे बहन जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम ये स्ट्रगल फेस करते हैं कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया ज्योमेट्री के अंदर, आपने पहले कर लिया, बाद में पीडीएफ देखी, वहां पर स्ट्राइक नहीं हो रहा, या फिर आपको लग रहा था एक बार कर लिया तो दोबारा तो सीधा ही स्ट्राइक हो जाएगा, स्ट्राइक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ज्योमेट्री के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। अब क्वेश्चन बनाने के लिए इन 3 के ऊपर बना देगा, इन 3 के ऊपर बना देगा, इन 2 के ऊपर बना देगा, इन 2 के ऊपर बना देगा, ठीक है, इन 4 के ऊपर बना देगा। किन्हीं भी 3 4 2 1 कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो क्या, तो भैया कंसेप्ट्स को रिवाइज करो, जो कंसेप्ट नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करो, और इन क्वेश्चन को, ज्योमेट्री की पीडीएफ को बाकी चैप्टर्स की पीडीएफ के मुकाबले 1 बार 2 बार या 3 बार ज़्यादा करो। फिर क्या होएगा, फिर थोड़े से जल्दी दिखने लग जाएंगे, इसके अंदर इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से। एक तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा रिवाइज करने हैं, इसके रोज़ रिवाइज करने लग जाओ, भले ही अरिथमेटिक रिवाइज करने का दिन हो, एडवांस रिवाइज करने का दिन हो, ज्योमेट्री के नोट्स को रोज़ रिवाइज करने लग जाओ, ये जो कंसेप्ट नोट्स मैंने आपको बनाने के लिए बोले हैं, ठीक है। तो फिर बाद में धीरे धीरे जैसी हमारे सामने बीमारी होएगी वैसा इलाज होएगा, है ना। तो धीरे धीरे इसमें इंप्रूव करने लग जाओगे। तो अभी अगर एक आधी बार फंस रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। काम करने के लिए तैयार हो कि नहीं ये बताओ। अगर काम करने के लिए तैयार हो तो घबराने की बात ही नहीं है, रिजल्ट आएगा, ठीक है। काम करो बस। In the figure ABC are 3 points on a circle with center O. The chord BA is extended to a point T. जैसे अब मेरे को हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद थोड़ी होगा, इसको ऐसे करना था, इसको ऐसे करना था। एक आधे टिपिकल क्वेश्चन है, उनका दिमाग में स्टक रह जाता है कि हाँ ये ऐसे करना था, है ना। तो भैया ऑन द स्पॉट देखेंगे, अच्छा ऑल्टरनेट ये 50 है, ये 50 है, ऐसे देखेंगे। द कोड BA इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट T सच दैट CT बिकम्स ए टेंजेंट। CT एक टेंजेंट है, तो इन चीज़ों को यूज़ करेंगे कि ये टेंजेंट है, सेंटर से 90 डिग्री खींचेगा। एंगल ATC इज 30, एंगल ACT ये पूरे वाला एंगल है भैया 50। देन BOA ये वाला एंगल निकालना है। चलो, तो देखो भाई, अगर ये एक कोड है, ये एक टेंजेंट है,
ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ 50 डिग्री बना रही है, तो दूसरे सेगमेंट में ये 50 बनाएगी, तो दिस विल बी 50। आप बोलोगे जी हाँ सर, ओके। एक और काम वैसे कर सकते हैं, मुझे क्या निकालना है, बी ओ ए। ये वाला एंगल कितना हो गया, ये इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सी टी ए, सी टी ए 50 30, ये वाला हो जाएगा 80। अब इन दोनों का सम हो गया भाई, अदरवाइज ऐसे भी निकल सकता था, ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, ये बचा हुआ भी निकल सकता था, है ना, ऐसे भी निकल सकता था। क्या बोल रहा हूँ, पूरी बड़ी ट्रायंगल देखोगे बी सी टी, इसको इसको इस पूरे एंगल को, इसको और इसको मिलाकर 180 होना था, तो 50 और 50 100 और 30, 130 तो हो चुका, 180 होना था तो ये 50 होएगा। अदरवाइज ऐसे भी निकाल सकते थे, 50 और 30 मैंने 80 कर दिया, तो भैया 80 50 कि ये कितना हो कि 180 हो जाए। तो कई तरीके हैं निकालने के ना। अगर ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला एंगल 100 हो जाएगा, सरकमफ्रेंस पर 50 बना तो सेंटर पर 100 बना। और भी तरीके होंगे, शायद हम यहाँ से इसको जोड़े तो भी शायद निकलाए, ऐसे ऐसे अपने तरीके हैं। आंसर इज 100। ज्योमेट्रिक इक्वेशन ये है इस टाइप के, कई तरीके से निकल सकते हैं, तो घबराना नहीं है भाई। नेक्स्ट, इन द फिगर एक्स वाई इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ एट ए, ठीक है। इफ एंगल बी ए एक्स इज 70, एंगल बी ए एक्स, ये पूरा एंगल जो है ये 70 है, ठीक है भाई। एंगल बी ए क्यू इज 40, बी ए क्यू, ये वाला जो एंगल है ये 40 है, ठीक है। ए बी क्यू माइनस ई ए बी, अच्छा ठीक है, देख लेंगे। ए बी क्यू माइनस ई ए बी, इस एंगल में से ये एंगल घटाएं, मतलब इन दोनों एंगल की वैल्यू निकालें। अगर ये पूरा 70 है, ये 40 है, तो ये 30 होएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, कोड ए क्यू, बिकॉज मुझे वो निकालना है, तो मैं देख रहा हूं कि भैया ये बाहर कहीं बन रहा है क्या। कोड ए क्यू इस टेंजेंट एक्स वाई के साथ 30 डिग्री बना रही है ए क्यू, तो ये कोड दूसरे सेगमेंट में ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के कारण यहाँ 30 बना रही है, तो यहाँ भी 30 बनाएगी, ठीक है जी, ओके। ये तो मिल गया, अब ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से आई हुई लाइन है, रेडियस है, और ये टेंजेंट है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ओके। इस 90 डिग्री में से 70 डिग्री यहाँ पर कवर हो गए, तो ये 20 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। 30 माइनस 20 10, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट, PT is a tangent at the point R on a circle with center O. SQ is a diameter which when produced meet the tangent PT at P. SQ diameter है जो PT tangent को P पर मिलता है जब एक्सटेंड किया जाए, तो ऐसे एक्सटेंड किया जाता है SQ ताकि P पर मिले। ये लो, इफ एंगल SPT is 32, then what will be the measure of QRP? QRP, ये तो अपने वाला नाम आ गया QRP। देखो वैसे आपको मैं चीज़ें वो सारी देने की कोशिश कर रहा हूँ जो कहीं पर भी नहीं मिलती, जो लोग नहीं सोचते। मैं इस तरीके से अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, कि जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, वैसे नहीं कि मैं चीज़ों को इस वे से दिखा दूँ कि मैं महान बन जाऊँ, नहीं। मैं 7 साल से मैथ्स करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, उसके लिए जो बेस्ट होएगा है, तो उसके लिए जो जो भी चीज़ें की जा सकती हैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट डाल रहा हूँ भाई। आप भी 100% एफर्ट डालो, मज़ा आ जाएगा। देखो QRP हमने बताना है, चलिए जी देखते हैं। ये डायमीटर है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 32 है, ये मैंने बताना है। अगर मैं वो बता दूं, और कुछ इसने इन्फॉर्मेशन दी है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, देखते हैं। थीटा थीटा दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो 90। एक तरीका तो मेरे को आ गया, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे खींच दूँ
तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 90 हो गया, ये है, तो ये पता लग गया। दो तरीके आ गए, चलो इन दो तरीकों से कर लेते हैं पहले। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको थीटा मान लिया, ये मैंने निकालना था। मैं ये देख रहा था कि भैया ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहीं पर लग रहा है क्या, इसको मैंने थीटा मान लिया। तो ये कोड इस टेंजेंट के साथ थीटा बना रही है, तो यहाँ पर भी थीटा बनाएगी। आप बोलोगे जी हाँ सर, वेरी जीनियस, थैंक्स। यहाँ पर 90 डिग्री है, बिकॉज डायमीटर को भी मैं यूज़ करना चाह रहा था। डायमीटर यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, तो फिर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 180 में से 90 यहाँ पर कवर हो गया। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम जो है इसके बराबर होना चाहिए। तो 32 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो थीटा अगर इधर आएगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 32, 58 एंड थीटा इज इक्वल टू 29। मतलब कई रास्ते होंगे यहाँ तक पहुँचने के, और भी देखते हैं दूसरे मेथड से। यहीं पर देखता हूँ जो दूसरा दिमाग में आया था, यहाँ से अगर मैं ऐसे, बिकॉज ये टेंजेंट है, देखो या तो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बना लो, उसी से ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम प्रूव होता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ करना, लगभग ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में सेम ही रिजल्ट देता है। तो मैंने टेंजेंट के साथ ये बना लिया, तो उस केस में ये पूरा 90 है। आप बोलोगे जी हाँ सर ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 90 माइनस 32, इन दोनों का सम, तो ये हो गया 58। अब अगर ये 58 है तो ये दोनों तो इक्वल हैं, आइसोस्केलस बन रहा है। तो अब आप ये वाला एंगल निकाल पाओगे, आप ये वाला एंगल निकाल पाओगे। जी हाँ, अगर ये वाला निकाल पाए तो उसमें से 32 घटा देना, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, ये आ जाएगा। ये वाला अगर निकाल पाए तो 90 में से उसको घटा देना, थीटा आ जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि पूरे एंगल का सम 90 है। एक दूसरा ये तरीका स्ट्राइक हुआ था, कोई और तीसरा तरीका हो QRP का। ये वाला एंगल किसी तरह निकल रहा हो, ये 32 है, और तो नहीं मेरे ख्याल कोई तरीका मिल रहा है फिलहाल अब पे, यही है, दो तरीका इज मोर देन एनफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इन ए सर्कल विथ सेंटर O, PQRE से टेंजेंट एट द पॉइंट Q, AB is a chord in the circle parallel to tangent, ठीक है, सच दैट एंगल BQR is 70, BQR AB है तो BQR इस तरीके से मान लेते हैं। PQR दिस इज इक्वल टू 70, ठीक है, यह AB और ये दोनों पैरेलल हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ AQB, AQB का मेजर क्या है, ये वाला। अगर हमें एग्जैक्टली ये पता हो कि ये कोड जो है ये सेंटर के नीचे है या ऊपर है, अभी मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि सेंटर के नीचे है या ऊपर है। अगर नीचे है तो ये 90 से बड़ा होता, ऊपर है तो 90 से छोटा होता, तो यानी कि कोड 90 से ऊपर है। हालांकि यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से कि आपने कहाँ पर ड्रॉ करी है, देखते हैं जब तक आप रूल्स ठीक लगाते रहोगे। तो ये दोनों कौन सा निकालना था हमने, AQB, ये वाला, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं, तो भैया ये 70 है तो ये भी 70 होएगा। जी हाँ, क्लियर है। Z बन रहा है, Z बन रहा है, Z इज बनिंग यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो कोड है BQ, ये इस टेंजेंट के साथ 70 डिग्री बना रही है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में 70 बनाएगी। आप बोलोगे जी हाँ, तो 70 70 140, ये बच गया 40, 180 होता है तीनों एंगल्स का सम। सो दैट इज ऑप्शन ए। और भी तरीके से बता सकते हो कि अगर ये 70 है भैया, तो ये जो कोड है ये इस टेंजेंट के साथ क्या एंगल बनाएगी, 70 ही बनाएगी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये कोड ऑल्टरनेट सेगमेंट में 70 बना रही है, तो यहाँ पर 70 बनाएगी, तो 70 70 140, ये 40, कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टेंजेंट्स AB एंड AC आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है भाई। जब एक पॉइंट से टेंजेंट खींचे जाए ना भाई, तो ऐसे मतलब पहले यही काम कर लिया करो कि एक पॉइंट से टेंजेंट आप खींच दो, है ना, प्यार से टेंजेंट खींच दो, फिर वो पॉइंट लिया करो। कई बंदे पॉइंट ले लेते हैं फिर स्ट्रगल करते रहेंगे। AB एंड AC, तो दिस इज AB एंड AC, सच दैट एंगल BAC इज 40, ये वाला एंगल जो है दिस इज 40 डिग्री। ए कोड CP इज ड्रॉन पैरेलल टू BA, ए कोड CP इज ड्रॉन पैरेलल टू BA। तो CP कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, देखते हैं यार।
CP इज ड्रॉन, अच्छा पैरेलल बोला, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल टू PA, ऐसे ही बन सकती है। CP is drawn parallel to BA. The measure of CBP का मेजर बताओ भाई, ये वाला एंगल बताना है। अब यहाँ पर एक आपके मन में डाउट आया होगा कि ऐसे है BA तो इसके पैरेलल तो ऐसे आएगा, कोड नहीं बनेगी, सर्कल से बाहर चली जाएगी, ठीक है, तो ऐसे ही फिर खींचनी पड़ेगी। मेजर ऑफ एंगल CBP, तो ये वाला एंगल 40 है, वो वाला एंगल हमने निकालना है, ठीक है जी। तो इसको हम, हाँ ये तो वही सिचुएशन होगी, रट भी इसको सकते हैं बट टिक करते हैं, चलो। ये दोनों पैरेलल हैं, ये 40 है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर ये आ जाएगा, ठीक है जी, बन गई बात। आप सोचो सोचो, देखो एक पॉइंट से, इसको करने के भी कई तरीके होंगे, एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए तो ये दोनों इक्वल होंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो बाकी का 180 में से 40 गया 140, ये भी 70 हो गया, ये भी 70 हो गया, ये दोनों, ठीक है। अब ये वाली जो कोड है ये इस टेंजेंट के साथ 70 बना रही है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में यहाँ पर 70 बनाएगी। अब बोलोगे जी हाँ 70 बनाएगी, और ये दोनों पैरेलल भी दे रखे हैं उसने, ऐसे जेड बन रहा है कि नहीं, जेड बन रहा है, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये बताना है 70 70 140, तो ये बन गया 40, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है, आगे बढ़ें। ये देखो जी, in a circle with center O, a tangent drawn from a point A intersect the extended diameter QP at point B. If angle BAQ is 105, BAQ अगर ये 105 है पूरा, तो ये तो भैया 90 होता है, और ये हो जाएगा 15, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ APQ, तो APQ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, देखते हैं। देखो ये एक कोड है, ये इस टेंजेंट के साथ 15 बना रही है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में 15 बनाएगी, जी हाँ। तो बस ये आया पड़ा है 75, ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होएगा, यही पूछा है APQ 75, ऑप्शन डी। तो इन क्वेश्चंस का कुछ इलाज नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेना, जहाँ पर मेंटल टेस्ट देने की ज़रूरत है वहाँ पर दे रहा हूँ, जहाँ पर जो चीज़ देने की ज़रूरत है वो दे रहा हूँ, जो चीज़ करने की ज़रूरत है जिस प्रॉब्लम के लिए वो बता रहा हूँ, बस उनको फॉलो करते रहो, ठीक है। मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस इस चीज़ में काम नहीं आएगा कि आपको डरा दूँ, आपको छोटा दिखा दूँ, अपने आप को बड़ा बना दूँ, इस चीज़ में काम आएगा कि बच्चे कहाँ पर प्रॉब्लम फील करते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन निकालने में दिमाग लगाऊं। अगर मैं इस चीज़ को बार बार कर रहा हूं तो मैं सोच सकता हूं कि इस मेथड से ये ज़्यादा बेटर इंप्रूव होएगा, ठीक है। तो मानो बातों को, गुस्से में आ गया मैं यहीं से बोर्ड फेंक के मारूंगा, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप मैं करवा रहा हूँ डेवलपर से। इन द बिलो फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड, ठीक है जी, SOQ ROP SOQ देखते हैं फिर। अगर SOQ इन एंगल्स की बात कर रहे हैं, ROP, ठीक है जी, देखते हैं। अगर ये वाला एंगल A है तो इस कोड ने इस टेंजेंट के साथ, ये कोड किसकी है, बड़े सर्कल की, तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में कई बच्चे इसको A बोल देते हैं, भैया ये कोड किसकी है, बड़े सर्कल की, तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनाएगी तो किस में बनाएगी, बड़े सर्कल में, ठीक है। क्लियर है, ये A, ये कोड, ये टेंजेंट A, ये एंगल A है, देखेंगे यार कौन से इक्वल होंगे। अगर मैं इसको B मान लूँ, ठीक है, तो ये पूरा एंगल हो गया A+B पूरा एंगल, तो ये जो कोड है RO कोड छोटे सर्कल की, टेंजेंट तो ये दोनों सर्कल का है, ये A+B एंगल बना रही है, तो ये यहाँ पर A+B बनाएगी, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर, SQO में ये एक्सटीरियर एंगल है, ये A+B है, ये A है, तो ये B होएगा, ठीक है। इन्हीं की बात कर रहा था क्या वो, ROP एंड SOQ, ठीक है। तो सर आपको कैसे पता चला इन्हीं की कर रहा था, ऑनेस्टली बताओ मेरे को नहीं पता था इन्हीं की कर रहा था, मतलब आगे बढ़ेंगे तो जो भी उत्तर निकालने के लिए उसने सोचा होगा, इक्वेशन बनाया होगा, वो अपने आप निकल ही आएगा ऐसे, अब बढ़ोगे तो 1-2 स्टेप में ऐसे, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट, AP is tangent to a circle at P, ओके,
ABC is a secant, कुछ डायमीटर वाईमीटर तो नहीं बता दिया इसने। ABCD इज ए secant एंड PD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPC, एंगल BPC का बाइसेक्टर है। अब जैसे ही आपको बाइसेक्टर मिला तो आपके दिमाग में बाइसेक्टर को लेकर क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा या फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ कर लेगा। समझ रहे हो, हम दोनों के लिए तैयार हैं। रेशियो की बात होएगी तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ होएगा, अदरवाइज इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वो प्रॉपर्टी यूज़ होएगी। एंगल BPD इज इक्वल टू 18, अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगा, हो सकता है इसको यूज़ करवाने के लिए उसने दिया हो ये। एंड रेशियो ऑफ ABP ये वाला एंगल एंड APB इन एंगल का रेशियो 5:3, तो ये वाला एंगल अगर 5A है तो ये वाला एंगल 3A होएगा। फाइंड एंगल BAP, तो करो जी निकालने की कोशिश, बताओ कैसे होएगा। एंगल बाइसेक्टर को भी हमने यूज़ कर लिया, अब साइड्स के रेशियो तो मैटर कर ही नहीं रहा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी कि कहीं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं, साइड्स की तो बात ही नहीं हो रही है, एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है AP, ये इस कोड BP के साथ 3A बना रहा है, तो ये कोड जो है अल्टरनेट सेगमेंट में यहाँ पर 3A बनाएगी। ये कोड इधर टेंजेंट के साथ 3 है, अल्टरनेट सेगमेंट में 3 है। ठीक है जी। अगर अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो BCP, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है 5A, तो 5A इसके और इसके सम के बराबर होएगा। अगर इसके और इसके सम के बराबर 5 है तो 3A में क्या जोड़ोगी, 5A है 2A, तो दिस इज इक्वल टू 2A। 2A की वैल्यू है 2 बार 18, तो A की वैल्यू हो जाएगी 18, A की वैल्यू हो जाएगी 18। ठीक है, अब तो सब कुछ आया पड़ा है। एंगल BAP अब तो आया पड़ा है, 5 और 3 8 है, तो एक A की वैल्यू 18 है, 5 और 3 8 है, 18 8 है 144, तो 180 में से 144 घटा दो 36, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, और यहाँ पर ये लाइनें हैं, ये इस पॉइंट पर मिल रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ऐसे मत सोचना कि यहाँ पर नहीं मिल रही, डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है। इन द गिवन फिगर CD इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ओके, टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट A एंड B, ओके भाई। देन एंगल CAD एंड CBD इज इक्वल टू व्हाट, बताओ। अगला क्वेश्चन 15 रुपए के लिए आपके स्क्रीन पर है। तो देखो भाई, कौन कौन से एंगल का सम पूछा है, CBD और CAD। तो देखते हैं यहाँ तक पहुँचने की। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ या फिर A मान लूँ, इस एंगल को A मान लूँ, इस वाले सर्कल के अंदर आ जाओ, सर्कल नंबर 1 के अंदर। CB एक कोड है जो कि टेंजेंट के साथ A बना रही है, तो एक कोड दूसरे सेगमेंट में यहाँ पर A बनाएगी। तो इस एंगल को अगर मैं B मान लूँ तो BD जो सर्कल नंबर 2 के अंदर एक कोड है, टेंजेंट के साथ B बना रही है, तो दूसरी तरफ भी AB बनाएगी। ओके जी। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इन तीनों एंगल BDC ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस A प्लस B। ओके, तो इस एंगल का और इस एंगल का शायद सम पूछा है उसने, CAD और CBD। तो ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे A प्लस B से A प्लस B गया 180, आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बताओ जल्दी, बताओ। Two unequal circles are touching each other externally at P. APB and CPD are two secants। ठीक है, secant हिंदी में बोलते हैं छेदी का, यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, कटिंग एट ABC and D। अच्छा, एक तो APB है, तो यानी कि ये एक secant है APB और CPD। मज़ेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है अपने CDS के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो देखता हूं आप कर पाओगे कि नहीं। जो ABCD है, ABCD है, मतलब इसने कौन कौन सी बताई है, APB, और इसने बताई है CPD मैंने ऐसे बना ली। ये एक तो इसको, अच्छा ACBD बोला है, मैंने गलत पढ़ लिया,
ए सी बी डी, हाँ ठीक बोला है, वही मैं बोल रहा था कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए इसको, इस क्वाड्रिलेटरल को आप ए बी सी डी नहीं बोल सकते, ठीक है, नहीं तो ए बी सी डी गलत हो जाएगा, ए सी बी डी है। तो ये क्या है, देखो मजेदार क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। नंबर 1, अगर मैं आपकी जगह होता और मैं पढ़ रहा होता, अभी तो मैं टीचर हूँ तो भाई खोदने की आदत है क्वेश्चन को बिल्कुल एंड तक, हाँ लेकिन मैं एग्जाम दूंगा तो मान लो ये क्वेश्चन मेरे सामने पहली बार आया, तो सबसे पहली बार जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, जब मैं इसको कर रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं ऑब्जर्वेशंस करता हूँ, मैं दोनों सर्कल को इक्वल लेता हूँ, मैं ये बनाकर देखता हूँ, ठीक है, फिर देखता हूँ क्या बनता है, फिर एक सर्कल को ऐसे देखता हूँ, एक को बड़ा ले लिया, एक को बिल्कुल छोटा ले लिया, एक को बड़ा ले लिया, और देखता हूं कि क्या कंसिस्टेंसी आ रही है, कौन सी दो लाइनें पैरेलल आ रही हैं, परपेंडिकुलर आ रही हैं, क्या आ रही हैं, मैं ऑब्जर्व करता हूं। अगर मैं एग्जाम में होता हूं और वहां पर मुझे पता है यार पता नहीं प्रूव करने की चीज़ दिमाग में नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूं, मैं 5-6 बार ये फिगर बनाकर देखता हूं, सर्कल्स को बड़ा छोटा करके, इसको छोटा कर दिया, अगली बार राइट साइड वाले को छोटा, तो एक पैटर्न तो पकड़ में आ ही जाता है कि किस टाइप की फिगर बन रही है। अपनी तरफ से ठीक ठाक ड्राइंग करके बनाने की कोशिश करता हूं और मैं टिक भी कर देता हूं, अगर मुझे श्योरिटी हो गई कि हाँ इनमें ये मामला है, और उस वक्त मुझे मेरे पास टाइम नहीं है इसको प्रूव करने का, या फिर ऐसे क्वेश्चन को मैं लास्ट के लिए छोड़ता हूं, और मतलब लास्ट में ही मैं ये सब करूंगा, तब मैं डिसाइड करूंगा कि इसके थ्रू जाऊं, अगर इसमें 100% कॉन्फिडेंट हो गया, या इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा तो मैं छोड़ भी दूंगा, ठीक है, या फिर प्रूव करने की कोशिश करूंगा, टाइम बचेगा तो, समझ रहे हो। तो ये भी एक टेक्निक है कि आप ऐसे बना बना के देखोगे ऐसे। अब ये APC, ये जो मैं बनाकर देख रहा हूँ, इनको भी मैं अलग अलग तरीके से बनाकर देखूंगा, मैं ऐसे भी बनाकर देख सकता हूँ ऐसे, कि भाई यहाँ पर क्या बन रहा है, क्या पैटर्न आ रहा है, इसके अंदर कुछ दिख रहा है आपको, कोई पैटर्न आ रहा है, तो ये बात तो पता चल गई कि ये परपेंडिकुलर तो नहीं होंगे, ये हर एक केस में परपेंडिकुलर तो नहीं होंगे, ठीक है, और ये इक्वल भी नहीं होंगे, ये जो है ये इसके इक्वल हमेशा चारों साइड इक्वल, तो इतना तो मुझे पता है कि भैया रोम्बस भी नहीं बन रहा। और पैरेललोग्राम, अगर मैं इस सर्कल को बहुत छोटा बनाऊं, इसको बहुत बड़ा है, तो पैरेललोग्राम भी कतई नहीं होएगा, कतई नहीं होएगा। ये ऑपोजिट साइड कहाँ पैरेलल हैं, ये इधर आकर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ना ही ये पैरेललोग्राम होएगा। क्या ट्रेपेजियम हो सकता है क्या, ये दो साइडें तो पैरेलल नहीं है, क्या ये पैरेलल आ रही हैं क्या, बार बार आ तो रही है, एक आधी और फिगर बनाकर देखो, ट्रेपेजियम निकलेगा। तो मतलब एक मेरी ये अप्रोच होएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको तो एक अप्रोच मैंने आपको बता दी, बना बना कर देखो फिगर। अब ऐसे देखते हैं कि भैया कैसे ये होएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक थर्ड टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों का कॉमन टेंजेंट, ठीक है। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने इस एंगल को थीटा लिया, ऑनेस्टली बताऊँ पहली बार कर रहा था, तो ऐसे ऑब्जर्वेशन से मैंने आंसर निकाल लिया, विद इन रिक्वायर्ड टाइम निकाल लिया। फिर इसको थीटा लिया, इसको थीटा लिया, मैं क्या यार बात बन नहीं रही, फिर मैं कहा चलो टेंजेंट लेते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में ये भी काम आता है। अब देखते हैं भैया, तो टेंजेंट के साथ इस सर्कल की ये वाली कोड, अगर ये वाला एंगल ए है, मैं बात कर रहा हूँ कोड AP की, टेंजेंट के साथ ए बना रही है, तो यही कोड दूसरी तरफ अल्टरनेट सेगमेंट में ए बनाएगी। आप बोलोगे जी हाँ सर, ओके जी। अगर ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी ए होएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब इस वाले सर्कल में आ जाओ, इस टेंजेंट के साथ इस वाले सर्कल की कोड PB ए बना रही है, तो ये कोड दूसरे सेगमेंट में क्या बनाएगी, ए बनाएगी, ठीक है। कुछ हो रहा है स्ट्राइक, जेड वाला एंगल इक्वल है भाई, दो लाइनें ऐसे जा रही थी, पता नहीं पैरेलल थी कि नहीं, लेकिन हमें पता चला ये और ये इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो भैया ये तो पैरेलल होंगी, इसका मतलब ये पैरेलल हैं। और इनको आप पैरेलल प्रूव नहीं कर पाओगे, या फिगर बनाकर देख लो, या फिर अभी कोशिश कर लो, इनको पैरेलल प्रूव नहीं कर पाओगे, यानी कि ट्रेपेजियम बन गया, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट। ABC is an isosceles triangle where AB is equal to AC, ओके जी, which is circumscribed about a circle, अच्छा एक सर्कल के दोनों तरफ है ये ट्रायंगल, AB is equal to AC if P is a point where circle touches the side BC, तो P एक पॉइंट है यहाँ पर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, CGL का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो देखो यहाँ पर आपको जिस तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए, देखो ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया है कि ये जो लाइन है ना मेरे भाई,
इसके दोनों तरफ का जो हिस्सा है वो क्या होता है, वो सिमेट्रिकल होता है आइसोस्केलस में। दोनों इक्वल साइड के बीच में से मैंने लाइन मारी है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो लाइन मैंने खींची है थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ये एग्जैक्टली यहाँ से पास होगी, ठीक है। तो इतनी का आपको सिमेट्री की सेंस होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में आप प्रूव ना करो, हम प्रूव कर सकते हैं बट आप प्रूव ना करो और आप बोल दो BP इज इक्वल टू PC, दैट्स इट। अगर आपको प्रूव करनी है आप खुद करोगे। इतनी का आपके अंदर सेंस होनी चाहिए सिमेट्री की, स्पेशली इसलिए इक्वेशन लिया है। समझ में आ गई बात कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है भैया, यहाँ पर सर्कल किया है, ये मिड पॉइंट पर नहीं होएगा, ये मिड पॉइंट पर नहीं होएगा, लेकिन ये वाला होएगा। दोनों ट्रायंगल के दोनों जो साइड्स इक्वल हैं उनसे तीसरी साइड की हम बात कर रहे हैं, तो सिमेट्रिकल होएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट भाई, अब अगला कंसेप्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, टेंजेंट्स के नंबर और लेंथ के ऊपर। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं एक सर्कल के ऊपर, ठीक है। मान लो अपने पास एक सर्कल है, अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर हुआ तो किसी भी सर्कल के ऊपर हम 2 टेंजेंट खींच पाएंगे। अगर पॉइंट सर्कल से बाहर हुआ तो उस पॉइंट से 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर हुआ तो उस पॉइंट से 1 टेंजेंट जाएगा, उसी वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बन जाएगा टेंजेंट का और सर्कल का, उसी पर स्पर्श रेखा उसको स्पर्श करेगी। और अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर हुआ तो वहां से आप टेंजेंट नहीं खींच सकते, ठीक है, यहां से टेंजेंट नहीं खींच सकते। तो बात समझ में आ गई। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं एक सर्कल पर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट यानी कि 2 सर्कल्स में कॉमन टेंजेंट कितने हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है वो सर्कल कहाँ कहाँ पर है। तो एक बार देखें, उसी से आप समझ जाओगे। मान लो 2 सर्कल दूर दूर हैं तो 2 तरह के टेंजेंट होते हैं, एक तो ये वाले हैं, इन वाले टेंजेंट में क्या होता है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना उसको काट रहे होते हैं, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये काट रहे होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट, तिरछी स्पर्श रेखा। यह ट्रांसवर्स टेंजेंट तिरछी स्पर्श रेखा, यह सीधी स्पर्श रेखा डायरेक्ट टेंजेंट, ये लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर को नहीं काट रहे, दोनों सेंटर एक ही तरफ है तो कैसे काटेंगे, ये वाले के एक सेंटर उधर था एक उधर था, ठीक है। तो कितने टेंजेंट हो गए भैया, कितने टेंजेंट हो गए, 4। 2 सर्कल्स अगर दूर दूर हैं तो 2 तो ट्रांसवर्स टेंजेंट हो गए, 2 डायरेक्ट टेंजेंट हो गए। अब अगर ये एक दूसरे के पास आ जाएं तो, जैसे ध्यान से देखिएगा खुद, अगर एक दूसरे के पास आ जाएंगे और एक दूसरे को टच कर देंगे, टच करते ही 3 टेंजेंट हो जाएंगे, 2 तो डायरेक्ट, 1 ट्रांसवर्स। अब एक दूसरे के अंदर घुस गए तो ट्रांसवर्स वाला टेंजेंट तो बना ही नहीं पाओगे आप। अब ये अंदर घुस रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। जब ये कंप्लीटली उसके अंदर घुस जाएगा तो एक ही टेंजेंट खींच पाएगा, जब इंटरनली टच करेंगे तो एक ही टेंजेंट खींचेगा, और ये कंप्लीटली अंदर घुस जाएगा तो एक भी टेंजेंट नहीं खींचेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ऐसा ही सीन होएगा, ये यहाँ से निकल ले या वहाँ से निकल ले, देखो इंटरनली टच किया 1 टेंजेंट, बाहर निकल गया, इंटरसेक्टिंग है तो 2 टेंजेंट इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में, दोनों डायरेक्ट टेंजेंट होंगे। एक्सटर्नली टच किया तो 1 2 3 टेंजेंट, अगर टच ही नहीं कर रहे तो 4 टेंजेंट। समझ में आ गई बात। इसमें मेरे को कुछ रटवाने की जरूरत है, बिल्कुल भी रटवाने की जरूरत नहीं है, खुद बना लोगे अपना डायग्राम। आपको बढ़िया सी एनिमेशन दिखा दी है, जैसे बेसिक कोर्स के अंदर मैं चीज़ें दिखाता हूँ। मज़ा आया, ये मज़ा मैं पूरे भारत को देना चाहता हूँ। नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज लेंथ, टेंजेंट्स की लेंथ। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को प्रूव नहीं करूँगा, डायरेक्टली आपको रिजल्ट दे रहा हूँ, डायरेक्टली आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। देखो, अगर हमारे पास डायरेक्ट टेंजेंट है 2 सर्कल्स का PQ, या फिर ट्रांसवर्स टेंजेंट है, हिंदी भी मैंने लिख रखी है, दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, दोनों की लंबाई निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। उनमें से हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है मेनली तो ये मैटर करता है, क्योंकि आप 3 4 5 बना लो या आप 3 4 5 बना लो, ट्रायंगल तो एक ही है 3 4 5 3 4 5, सिर्फ मैटर ये करता है कि हाइपोटेन्यूज 5 होना चाहिए। 3 और 4 तो अपनी साइड स्विच कर सकते हैं। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, क्या, देखो जो हाइपोटेन्यूज है वो होएगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। अगर ये C1 है ये C2 है, हाइपोटेन्यूज हमेशा चाहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो, इसको एक बार सीख लोगे देन आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी हो सकता है थोड़ा सा अजीब लग रहा हो,
चाहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो या ट्रांसवर्स टेंजेंट हो, हाइपोटेन्यूज हमेशा होएगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। अब एक साइड बनेगी रेडियस से और दूसरी होएगी अपना टेंजेंट। हम किसी टेंजेंट की लंबाई निकालने की बात कर रहे हैं, अब मैं डायरेक्ट टेंजेंट की बात कर रहा हूँ। एक साइड तो होएगी डायरेक्ट टेंजेंट, अगर मैं ट्रांसवर्स टेंजेंट की बात करूँ तो एक साइड होएगी ट्रांसवर्स टेंजेंट, उसको यहाँ ले लो यहाँ ले लो फर्क नहीं पड़ता। डी से डायरेक्ट, डी से डिफरेंस, दूसरी साइड होएगी डिफरेंस ऑफ रेडियस, डिफरेंस ऑफ रेडियस, यानी कि अगर इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है तो r1 माइनस r2 मॉड्यूलस, ठीक है, डिफरेंस, डी से डायरेक्ट डी से डिफरेंस, हिंदी वाले भी याद रख लेना भाई, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि दो सर्कल हैं, उनके सेंटर के बीच में इतना डिस्टेंस है, मान लो मैंने बोल दिया उनके सेंटर के बीच में वही डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5, क्लियर है। और मैं बोल दूं एक का जो रेडियस है वो 7 है, दूसरे का रेडियस 4 है, तो आप क्या बोलोगे 7 और 4 में फर्क क्या है 3, तो 3 और 5 आ गए, आप बोलोगे जी 3 4 5, टेंजेंट की लंबाई 4। ये करना है, एक ही चीज रटनी है क्या कि हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, चाहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात हो या ट्रांसवर्स की बात हो। ट्रांसवर्स टेंजेंट में क्या होएगा, सेम राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, हाइपोटेन्यूज आएगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और वो ये चीजें आपको देगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। एक आ जाएगा ट्रांसवर्स टेंजेंट क्योंकि हम उसकी लेंथ निकाल रहे हैं, हिंदी वालों इसको बोलते हैं भैया तिरछी, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो इन दोनों में कॉमन है क्या, स्पर्शरेखा है दोनों की कॉमन, तिर्यक यानी कि तिरछी है, ये सिंपल सी बात है। यहां पर हमने क्या लिया था, डिफरेंस ऑफ रेडियस, डी फॉर डायरेक्ट डी फॉर डिफरेंस, यहां पर मैं ले लूंगा। अब हिंदी वाले कैसे याद करेंगे, अगर आपके हिंदी में सीधी उभयनिष्ठ होएगी तो उसी की इंग्लिश वहां पर डायरेक्ट मिलेगी ना, तो वहां पर देख लेना डायरेक्ट है क्या है ना, इतना कर सकता ना, डी फॉर डायरेक्ट डी फॉर डिफरेंस। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट में यहां पर क्या होगा, यहां पर होएगा सम ऑफ रेडियाइज, यहां पर डिफरेंस था यहां पर सम है, सेम उसी तरीके से ट्रायंगल बनाओगे, वो आपको इन तीन में से कोई भी दो देगा। अब हाँ, कई बच्चों को ये लगता है सर्कल इक्वल हुए तो रेडियस के बीच में सम जो डिफरेंस है वो 0 आ जाएगा, इक्वल रेडियस के हुए, कोई नहीं, ये काम करेगा हमेशा, सर्कल कैसे भी हो, ठीक है। सर्कल टच कर रहे हो, दूर हो, बराबर हो, छोटे हो, बड़े हो, फर्क ही नहीं पड़ता जी, ये हमेशा काम करेगा, क्लियर है, समझ में आ गई बात। इन तीन में से दो दे के तीसरी पूछ लेता है वो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो, है सबसे ज्यादा फास्ट ये पड़ेगा, रटने की भी झंझट नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, सबसे ज्यादा फास्ट होएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को करें एक्चुअल में आए हुए क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने एक वो लगा रखी है, अगर आप देख पाओ, ये शायद पिछली वीडियो में भी आ रही थी, दिख रही है कैमरे के सामने, भाफ, इसको इनहेल करते हैं, ठंडी ठंडी मज़ा आता है बड़ा। चलो देखो, 2 स्पेशल केसेस, अब मैं आपको 2 स्पेशल केसेस बताऊंगा। अगर 2 सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हो, ये आपने याद रखना है, अगर 2 सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है, देखो ट्रांसवर्स टेंजेंट की तो यहाँ पर कोई लंबाई नहीं होगी, आप बोलोगे क्यों सर, क्योंकि इसी पॉइंट पर दोनों को टच करता है तो 0 लंबाई का है। यहाँ पर ट्रांसवर्स टेंजेंट जो है उसकी लंबाई एक पॉइंट ही है, तो वो इसकी लंबाई नहीं पूछेगा, ठीक है, क्लियर है। तो डायरेक्ट टेंजेंट की अगर 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो तो हम उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टेंजेंट की लंबाई जो है दैट विल बी 2√r1 r2। अगर एक सर्कल है कुछ भी मान लो 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, एक सर्कल है 12 सेंटीमीटर रेडियस वाला और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो 12 3 36, 2√36, तो 12 सेंटीमीटर का इनका टेंजेंट बनेगा 2√36, ठीक है, 2√r1 r2, इसको याद रखेंगे मेरे भाई, कई बार ये काम में आ जाता है। देन नेक्स्ट अगला केस है, एक आधी बार ये पूछा गया, एक आधी बार देखने को मिला है कि अगर 2 सर्कल हैं, ओके सर, इनका टेंजेंट बना दिया, ओके जी, अब बीच में एक सर्कल को ऐसे फंसा दिया कि ये टेंजेंट उसके लिए भी टेंजेंट है, ये जो है उसके लिए भी टेंजेंट है, वो इन दोनों को भी टच कर रहा है, ठीक है जी।
तो इस सर्कल का जो रेडियस है, मान लो ये r है, मान लो ये r है, तो इसको आप वैसे निकालोगे कैसे? ए और बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसका और इसका, तो यही फॉर्मूला लगा लो। बी और सी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसका और इसका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो है ना, और टचिंग सर्कल है, तो ये फॉर्मूला लगा लो। और ए और सी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है बड़े दो सर्कल का, तो ये फॉर्मूला लगा लो। वहां से प्रूव हो जाएगा क्या? एक रिजल्ट कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इस केस में। अब 1/√r, सॉरी। अब ऐसे ही दो केस और करवाए थे, याद करवाऊं? देखो, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब 90 डिग्री वाले से मैंने ये खींचा था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1/AD² इज इक्वल टू 1/AB²। ये जो बीच वाली है, बीच वाली के स्क्वायर का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू इसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल प्लस इसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल। ठीक है, एक और चीज कराई थी कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसे इसके टॉप से इसके बॉटम को, इसके टॉप से इसके बॉटम को, यहाँ पर ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ से एक लाइन खींचूं इन दोनों के पैरेलल, तो ABCDEF, तो बीच वाली जो है उसका 1/EF इज इक्वल टू 1/AB प्लस 1/DC। तीनों रिलेवेंट रिजल्ट है अपने एग्जाम के लिए। तीसरा ये वाला, सारे एक जैसे रिजल्ट है। यहाँ पर स्क्वायर है, कैसे याद करोगे? क्योंकि पाइथागोरस से प्रूव होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरिटी है, स्क्वायर का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर ये है ही तीसरा। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ जाऊं, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम नेक्स्ट। तो अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, दो केसेस हैं, मैंने पिक्चर तो नहीं बना रखी, नहीं बना रखी, दो केसेस हैं। इसके बाद डायरेक्टली इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। दो टेंजेंट्स जो हैं, टेंजेंट या कोड मान लेते हैं, कोड है ना। ठीक है, दो कोड जो हैं एक दूसरे को या तो अंदर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, कर गई, कहां पर कर गई? यहां पर P पर। दो कोड एक दूसरे को या तो अंदर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या फिर दो कोड एक दूसरे को बाहर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। कोड के पास और कोई ऑप्शन है क्या? और कोई ऑप्शन है नहीं, या तो अंदर इंटरसेक्ट करेंगी या बाहर इंटरसेक्ट करेंगी। हाँ, तीसरा हो सकता है इंटरसेक्ट ही ना करें, तो ये उसके लिए ये थ्योरम है ही नहीं, इंटरसेक्टिंग कोड्स के लिए है। ठीक है, ओके जी। तो अगर ये बाहर इंटरसेक्ट करेंगी, तो मान लो ये है पॉइंट P, पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो अब इसको रटना कैसे है वो अब ध्यान से सुन लो, बिल्कुल ध्यान से। जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मैं एक बार लिख देता हूं, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ध्यान से सुन लो, एक बार रटने के लिए बताऊंगा। जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इससे मैं जाऊंगा उस जगह पर जहां पर पहली बार सर्कल को काटा गया है, PA। इससे एक बार यहां पर गया, फिर इसी से एक बार जाऊंगा दूसरी जगह जहां पर सर्कल को काटा गया है, PB इज इक्वल टू, अब दूसरी सीकेंट के लिए जाऊंगा, PC इंटू PD। अगर यहां पर आप ऐसे कर दोगे EF, तो आप ऐसे कर सकते हो, इज इक्वल टू PE इंटू PF, कितने भी खींच दो फर्क ही नहीं पड़ता, PE इंटू PF। एक बार पहले उस पॉइंट पर जाना है जहां पर एक जगह सर्कल को काटा है, फिर दूसरी जगह। सेम यहां पर P इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, PA, एक बार A पर चले गए P से, फिर P से B पर इंटू PB, PA इंटू PB, सेम ही इसके लिए लागू होएगा। ठीक है, चाहे यहां पर तीसरी कोड कर दो, क्या था, E और F, तीसरी कोड EF है। ठीक है, PC इंटू PD इक्वल टू P से एक बार इस पॉइंट पर काटा है, कोड जहां जहां पर भी सर्कल को काट रही है उन पॉइंट्स पर विजिट करना है, P से PF, खत्म बात। अब इसके, अब आप बोलोगे सर ये टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्यों बोला है इसको, मैं बताता हूँ। वैसे इसको कई नाम से पुकारा जाता है, फर्क ये नहीं पड़ता, बस हम एक नाम से तो पुकारेंगे ही। अगर कोई लाइन ऐसे बाहर निकल जाए ना, कोई कोड को एक्सटेंड कर दो, तो वो सीकेंट बन जाती है, तो ये सीकेंट है। टेंजेंट का क्या रोल है? अगर मैं यहां से ऐसे टेंजेंट खींच दूं PT, तो हम यहां पर लिखते हैं, ये सिर्फ इसके लिए वैलिड होएगा क्योंकि अंदर से टेंजेंट खींच ही नहीं सकते, इज इक्वल टू PT²। क्यों? क्योंकि हम P से दो पॉइंट पर जा रहे हैं जहां पर सर्कल को काटा गया, PC और PD, लेकिन यहां पर सर्कल को एक ही जगह काटा गया, तो हम गए PT और फिर से PT। हमें तो दो जगह जाने की आदत है, तो भैया एक बार C पर काटा गया, एक बार D पर, तो PC इंटू PD चले गए। अब यहाँ पर बंदे ने बताया यहीं पर काटा गया, तो हम वहीं पर दो पर चले गए, दो बार PT इंटू PT, तो PT²। अब ये याद रहेगा, इसको प्रूव इजीली कर सकते हैं, बट करना है नहीं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊँ अब, क्वेश्चंस को रगड़ दोगे?
अब इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसकी लंबाई दे दी, इसकी दे दी, इसकी दे दी, इसकी दे दी, वो छोटे मोटे तो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप इजीली कर लोगे, थोड़े से ठीक ठाक से क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, द डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 13, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो दो सर्कल में कितने टेंजेंट बनेंगे, तो दो सर्कल में कितने टेंजेंट बनेंगे ये किस पर डिपेंड करता है। सर्कल अगर ऐसे दूर हुए नॉन तो भैया 4 टेंजेंट बन जाएंगे, सर्कल अगर बाहर से टच कर रहे हुए तो मेरे भाई 3 टेंजेंट बन जाएंगे, बाहर से टच कर रहे हुए तो। सर्कल अगर इंटरसेक्टिंग हुए तो भैया 2 टेंजेंट बन जाएंगे कॉमन। सर्कल अगर इंटरनली टच कर रहे हुए तो एक ही टेंजेंट बनेगा, अगर एक सर्कल दूसरे में घुस ही गया है तो एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा, तो 0 टेंजेंट बनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि भैया ये सर्कल हैं कहाँ पर, ये डिपेंड करता है। तो द डायमीटर ऑफ द सर्कल्स, अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस एक का हो गया 9, ठीक है, एक का रेडियस हो गया 4, इनके बीच में डिस्टेंस कितना, मतलब इसके रेडियस का सम क्या है 9 और 4, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना है 13, इसका मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका रेडियस है जी 9, इसका रेडियस है मेरे भाई 4, 9 और 4 13, अगर ये होता 9 ये है 4, अगर ये ग्रेटर देन 13 होता यानी कि एक दूसरे से दूर हैं, अगर ये लेस देन 13 होता तो यानी कि एक दूसरे के अंदर ही घुस चुके हैं, अगर ये 9 - 4 होता, इनके सेंटर्स का डिस्टेंस 5 होता तो इसका मतलब इंटरनली टच कर रहे हैं, समझ रहे हो। 13 तब होगा जब ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये तो आप समझ गए। अभी अंदर ही घुस जाएंगे तो 13 से कम हो जाएगा, अगर ये दूर चले गए तो इनके सेंटर्स का डिस्टेंस 13 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक दूसरे के अंदर बिल्कुल ही घुस गया तो एक का सेंटर तो यहाँ से 9 दूर है, एक का सेंटर यहाँ से 4 दूर है, तो 9 और 4 5, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 5 होएगा। अब 5 से भी कम हो गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही अंदर घुस गया है। यहाँ पर रुक के खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, मुझे पता, मैं चाह रहा हूँ आप दिमाग लगाओ, बेसिक सी बात है क्योंकि मैं पहले बता भी चुका हूँ एक बार, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये वाला केस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 13 है यानी कि टच कर रहे हैं, तो ये वाला केस है, तो 3 टेंजेंट बनेंगे, 2 तो डायरेक्ट टेंजेंट, 1 ट्रांसवर्स टेंजेंट, ऑप्शन सी। आर वी गुड? नेक्स्ट करो, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल इज 61 एंड द रेडियाई आर दिस एंड दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ की बात करी गई है, इसका मतलब मैं सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, मुझे पता है कि यहां पर आएगा डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स, बता रखा है क्या जी, 3 में से 2 चीजें बताकर तीसरी पूछेगा। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 61, ये लो जी बता रखा है। नेक्स्ट डायरेक्ट टेंजेंट की बात करी गई है, यानी कि डिफरेंस ऑफ रेडियाई, तो दोनों के रेडियाई बता दिए, 35 में से 24 गया है 11, यहाँ पर लिख लो यहाँ पर लिख लो, फर्क ही नहीं पड़ता। तो तीसरी साइड क्या होगी, तीसरी साइड होगी जी 60, 11 60 61 का ट्रिपलेट, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ है। तो समझ गए जो मैं चीज़ बोल रहा था उसको यूज कैसे करना है, इन 3 में से 2 देकर तीसरी पूछता है वो। नेक्स्ट रुको एक बार, इसको यहाँ पर गुलाबी रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, अब तो नहीं पड़ रही ना, ठीक। There are 2 identical circles of radius 30 cm each. If the length of the direct common tangent is 61 cm, then what is the length of the transverse common tangent? ये बोल रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ इसने बता दी, तो पहले ऊपर वाली सिचुएशन को करते हैं मेरे भाई, ठीक है। जो डायरेक्ट टेंजेंट वाली सिचुएशन है उसको पहले ऊपर हैंडल करते हैं, इसका हमने ये बना लिया, हमें तीनों चीज़ें पता है क्या क्या है, उसने क्या क्या बताई है देखो एक बार। देयर आर 2 आइडेंटिकल सर्कल्स, आइडेंटिकल सर्कल्स हैं यानी कि सेम रेडियस के हैं, तो डिफरेंस क्या होएगा भैया, तो डिफरेंस क्या होएगा 0, एक जगह मैंने डिफरेंस ले लिया, दूसरी जगह क्या आएगा, दूसरी जगह डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ आएगी, तीसरी जगह डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स, देन द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 61, तो उसने क्या बता दिया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बता दी 61। अब इसके ऊपर पाइथागोरस लगाओगे, अब आप बोलोगे सर 0 के ऊपर कैसे लगाएं, टेंशन नहीं लेनी, एक तो हाँ ये चीज़ें नेगेटिव में नहीं लेनी, ये डिफरेंस बिटवीन ये मान लो एक 4 है एक 9 है एक 4 है, तो लाइक -5 मत लेना, ले भी लोगे तो पाइथागोरस थ्योरम पर फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसे मत लेना, ठीक है।
यहाँ पर लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, क्या ही दिक्कत है। 0 का स्क्वायर प्लस 61 का स्क्वायर अंडर रूट 61 नहीं आएगा, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाने से, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स आ गया 61। अब दूसरी सिचुएशन पर चलते हैं। अब वो बात कर रहा है ट्रांसवर्स टेंजेंट की, ठीक है। अब यहां पर भी यही बन रही है सिचुएशन। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर आ गया, उन्हीं सर्कल की बात हो रही है, तो उन्हीं सर्कल के सेंटर के बीच में 61 था, तो ये तो 61 है, हमने ऊपर से निकाला। और दोनों की जो रेडियस थी वो क्या थी, वो 30 और 30 थी, तो उनका सम क्या आ जाएगा भैया, 60 आ जाएगा। तो 11 60 61 होता है, तो ये 11 आ गया। ये क्या आ गया, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है। ये क्या है, सम ऑफ रेडियस, ये है डिस्टेंस, तो तीसरी साइड ट्रांसवर्स टेंजेंट ही बचती है 11। तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो समझ रहे हो कैसे यूज करेंगे चीज़ों को विनोद, समझ रहे हो। आगे, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं टेंजेंट को जनरली यहाँ पर लेता हूँ, अगर मुझे याद रहे तो यहाँ पर मेरा डायरेक्ट टेंजेंट आ जाए, एक खड़ी वाली जगह पर, यहीं पर मेरा ट्रांसवर्स टेंजेंट आ जाए, कहीं पर भी हम ले सकते हैं। फिर मैं इन दोनों का रेशियो ले पाऊँ, कभी रेशियो लेना हो, जो भी लेना हो, ठीक है। अभी ले लेते हैं, देखो दो सर्कल का रेडियाई है 3 और 4, तो डिफरेंस हो गया 1, सॉरी नीचे लिखेंगे, यहाँ पर तो डायरेक्ट टेंजेंट लिखेंगे ना। तो डिफरेंस हो गया रेडियाई का 1, रेडियाई का सम क्या हो गया 4 और 3 7, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हो गया 10, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हो गया 10। तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई होगी अंडर रूट 10 का स्क्वायर शो माइनस 1 का स्क्वायर। इसकी लंबाई होगी अंडर रूट 10 का स्क्वायर शो माइनस 7 का स्क्वायर। तो ऊपर आ गया जी, दोनों अंडर रूट में है, ऊपर आ गया 99, नीचे आ गया 51। तो 3 से 17 पर, 3 से 33 पर, अंडर रूट 33/17। तो मुझे एक बात बताओ, इसके लिए हम फॉर्मूला रट सकते हैं, बट ज़रूरत है, 2 छोटी छोटी ट्रायंगल बना सकते हो आप, इतना काम कर सकते हो एग्जाम में। आपके दिमाग के ऊपर बर्डन नहीं आ रहा, आपको रटनी नहीं पड़ रही चीज़ें, उस फैशन में नहीं रटनी पड़ रही जिस फैशन में याद नहीं होती, जिस फैशन में हम बार बार भूल जाते हैं, ठीक है। आपके अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मैं लोकेशन वाइज आपको याद करवा रहा हूँ, अलजेब्रा को भाषा में, ज्योमेट्री को भी जानना जरूरत है भाषा में। नेक्स्ट, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 यूनिट एंड 3 यूनिट आर एट सम डिस्टेंस सच दैट, 2 सर्कल कुछ दूर हैं, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये बोल रहा है कि ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ और डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ का रेशियो 1:2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर उसने दे नहीं रखा, दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, मैंने x मान लिया। 4 और 3 है, रेडियस तो उनका डिफरेंस है 1, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट x² - 1, फॉर्मूला रटना पड़ रहा है नहीं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मैंने x मान लिया, उसने दे नहीं रखा, तो यहाँ पर आ जाएगा सम 4 और 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट x² - 49। ये 1 नहीं था, ये 1 का स्क्वायर था, ये ना हो गया 7 का स्क्वायर। तो बस यही उसने बता रखा है, ऊपर ट्रांसवर्स है, ऊपर ये वाला लिख देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं भाई, इट इम्प्लाइज दैट x² - 49 x² - 1 = 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, बट मैं कैसे करूँगा, इन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क है जी, 48 का। इन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क है, 3 का, तो 16 गुना कर दें, 16 एकम 16, 16 चौके 64। अब कंपेयर कर लो इसको इससे या इसको इससे, कहीं से भी बात बन जाएगी। x² - 1 = 64, therefore x² = 65, therefore x = under root 65, that is option B। आगे बढ़ूं, अब ये आपके ऊपर है कि आप ये रेक्टेंगल बना रहे हो या इस रेक्टेंगल को मन में कर रहे हो। मैं क्या बोलूँगा, बनाओ, छोटी सी रेक्टेंगल है, गलती नहीं होएगी, जो चीज़ आती है उसमें गलती नहीं होएगी, ठीक है। टाइम की एक बात हमेशा ध्यान रखो, टाइम की इतनी किल्लत नहीं होती कि जो काम हमें करने चाहिए हम वो भी ना कर पाएं, इतनी किल्लत नहीं होती। इतनी ज़रूर होती है कि वहाँ पर गलती करोगे बार बार तो सुधरने का मौका नहीं होता, टाइम खत्म हो जाता है। अगर सही रास्ते पर चलोगे तो टाइम बच भी जाता है अपने पेपर के अंदर। तो टाइम की इतनी, देख मुझे एक बात बताओ, एक तो टाइम की कमी है, ऊपर से आप हड़बड़ी में काम कर रहे हो, तो हड़बड़ी में काम करोगे तो गलतियां होने के चांस बढ़ेंगे, तो दोबारा से गलती को सुधारना पड़ेगा। तो टाइम की कमी पर
शांति से काम करना चाहिए ताकि एक ही चीज को बार बार ना करना पड़े या हड़बड़ी में। जब टाइम इतना सारा पड़ा है तो हड़बड़ी में काम कर लो। क्यों? क्योंकि खराब हो गया तो फिर कर देंगे एक बार, फिर खराब हो गया तो फिर कर देंगे। तो टाइम की कमी है तो शांति से काम करना चाहिए ताकि एक बार में काम बन जाए, ना कि हाथ पैर फुला के। उस चीज की प्रैक्टिस कहां पर होगी? मॉक टेस्ट के अंदर होगी। शांति से दिया करो क्वेश्चन। शांति का मतलब ये नहीं है कि कॉफी पी रहे हैं वहां पर, हाँ भाई क्या कर रहा है, साइड वाले के साथ ऐसे कर रहे हैं, नहीं। शांति से फुल फोकस्ड होकर बिना हड़बड़ी के चीजों को इस पेस पर कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रही है। आप पैसेज पढ़ रहे हो तो पैसेज समझ में आ रहा है, आप रुक रहे हैं वहां पर, सोच रहे हैं, इतना टाइम मिलता है। जंबल्ड सेंटेंसेस के ऊपर सोच रहे हैं, ये वो हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो स्किप कर रहे हैं, बढ़िया डिसीजन ले रहे हैं, ज़्यादातर डिसीजन बढ़िया ले रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कब करना है, तो पेपर निकलेगा। ठीक है, लोगों ने पेपर निकाले नहीं होते फिर भी मतलब बड़ी बड़ी ऐसे फेंक देते हैं, ये करो 4 सेकंड में हर एक क्वेश्चन करवा दूंगा, ऐसे मैंने देखे हैं। ये चीज़ें मैं ऐसे पब्लिकली बोलता नहीं, लेकिन दिल तो दुखता है कि भाई तुम खुद तो कर नहीं पाए हैं, दूसरों को तुम 5-5 सेकंड में करवाने के लिए बोल रहे हो, वो भी हर एक क्वेश्चन। अगर तुम हर एक क्वेश्चन 5 सेकंड में करोगे तो आओ अभी देखते हैं 100 क्वेश्चन को 500 सेकंड में करके दिखाओ, 10 मिनट में करके दिखाओ टीयर 2 के पेपर को, जो पहले आता था उसको। नहीं कर पाएगा कोई भी, फेंकने की बातें हैं जी। नेक्स्ट, 2 circles of diameter 4.8 centimeter and 8 centimeter such that the distance between their centers is 6.5. What is the length of a common tangent to the circles? देखो ये CHSL 2018 का है। That does not intersect the line joining the center. उस टेंजेंट की लंबाई बताओ जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर को इंटरसेक्ट ना करता हो। तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, तो जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स है उसको ट्रांसवर्स टेंजेंट तो इंटरसेक्ट करता है, डायरेक्ट टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं करता। डायरेक्ट वाले की बात हो रही है, ट्रांसवर्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको HW में दे दूं, कर दोगे? नेक्स्ट, ये बताओ भाई, इन द गिवन फिगर PQRS इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एंड SR इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट T। बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार। कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा, नहीं करोगे तो भी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन एक काम किया करो, मेरा सोल्यूशन जल्दी मत देखा करो भाई। आज के दिन आपके इशारों पर टीचर है, प्ले बटन दबाया, टीचर बोल रहा है, पहुंच गया, टीचर चुप हो जा रहा है बेचारा, क्या करे। तो उसमें आप लोगों का एक नुकसान क्या होता है कि मैथ्स आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से, टाइम देने से, लेकिन अब आपके सामने आंसर पड़ा है, बटन दबाते ही वो आ जाएगा, आपके सामने सॉल्यूशन है, तो आप क्या करते हो? तुरंत दबा देते हो, थोड़ा सा ट्राई करते हो। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको नुकसान देती है। अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, अगर वो 10-15 मिनट में भी निकले कोई दिक्कत नहीं है। एक आधे क्वेश्चन को मैं 2-2, 3-3 दिन में निकालता था जब तैयारी करता था। नहीं हो रहा, अगले दिन फिर 10-15 मिनट बैठे, नहीं हो रहा, शाम को फिर बैठे। जब ये हो जाता था ना कि भाई मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, ये क्वेश्चन तो नहीं निकल रहा भाई, टीचर से पूछना पड़ेगा, फिर टीचर के पास जाता था तो फिर वो भी यही बोलते थे कि भाई ये नहीं आएगा ना, ये इररिलेवेंट है। क्वेश्चन ही ऐसा जाता था टीचर के पास जो ये बोल देते थे कि ये इररिलेवेंट है। तो ये नहीं है मैं इंटेलिजेंट था, जस्ट मैं आप लोगों से ज़्यादा टाइम देता था, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ करता था सब्जेक्ट को, और इंटेलिजेंट तो था ही। चलो करो इस क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर PQRS इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है, तो टाइम दिया करो भाई प्लीज। इसकी साइड 20 है, इन्होंने SR को एक्सटेंड कर दिया T तक। इफ द लेंथ ऑफ QT की जो लंबाई है दैट इज इक्वल टू 25, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक स्क्वायर है, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो 20 और 25, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, 3 का 5 गुना, 3, 4, 5 का 5 गुना यूज हुआ है। ठीक है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, तो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो नंबर 1, एक दो ये सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो इनके रेडियस को मत जोड़ देना, देखो एक दूसरे से दूर हैं इस सिचुएशन में। ठीक है मेरे भाई, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है तो आपको थोड़ी सी तो हिंट मिल गई होगी कि क्या करना है, अदरवाइज एग्जाम में मिलेगा तो हो सकता है हिंट ना भी मिले, आया हुआ क्वेश्चन है। अब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डायरेक्ट टेंजेंट, ट्रांसवर्स टेंजेंट, उनके साथ ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। अब ट्रांसवर्स टेंजेंट की तो क्या ही लेंथ निकालोगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, निकालने को हम निकाल भी लें, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन डायरेक्ट टेंजेंट कौन सा है इन दोनों सर्कल्स का,
क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स जो है हाइपोटेन्यूज होता है। एक डायरेक्ट टेंजेंट या ट्रांसवर्स टेंजेंट होता है, दूसरा रेडियस का सम और डिफरेंस होता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं। तो यहां पर मैं डायरेक्ट टेंजेंट निकालने की कोशिश करता हूं। डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ है एक्स वाई, दोनों सर्कल्स, इसको निकालते हैं जी। ठीक, क्लियर है। तो यहां पर हमने पहुंचना है कि हम डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ निकाल लें, डिफरेंस ऑफ रेडियस निकाल लें और अपने काम को कर लें, ये फिर हम बता दें। ठीक है जी, देखते हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी क्या, कि किसी भी 90 डिग्री के कोने के अंदर अगर आप सर्कल को फंसा दोगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा, इसके सेंटर को लेकर इन टेंजेंट्स को खींचेंगे तो उस स्क्वायर की साइड होगी रेडियस जितनी। तो ठीक है जी, अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल है, स्क्वायर की साइड 20 है, तो यहाँ से लेकर, बिकॉज ये बिल्कुल बीच में आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 10 ही बनेगा मेरे भाई, 10, 20 का आधा, ये क्लियर है। तो x से लेकर r तक ये स्क्वायर बन रहा है ना, अब समझ पा रहे हो, ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये वही वाला कोने वाला स्क्वायर। तो 10 10 10 10, ये 10 हो जाएगा XR। ओके सर, अब XR 10 हो गया तो RY क्या होएगा। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो अपना इन रेडियस होता है वो क्या होता है, P + B - h/2। अब हमें कैसे पता चलेगा ये यूज़ करना है, बिकॉज पहले आपको ये स्ट्राइक होएगा फिर आप ये यूज़ करोगे। अगर मैं यहाँ पहले बताता इससे ये निकाल लो, अरे अब हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, हमें क्या पता ये करना है। राइट एंगल ट्रायंगल से तो 70 चीज़ें बन सकती हैं। आपको पहले ये पता चलेगा ना कि अच्छा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकालना है, तो डायरेक्ट या ट्रांसवर्स टेंजेंट अगर मैं निकाल पाया और रेडियस निकाल पाया तो बात बन जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट टेंजेंट चूज़ कर लिया, वो ईजी है। ठीक है, अब इसका इन रेडियस बताओ जी, इन रेडियस बताओ इसका। तो P + B - h/2, 20 + 15 35 - 25 10/2, बोले तो 5, तो दिस इज इक्वल टू 5। तो एक्स वाई की लंबाई क्या आ गई, 15, डायरेक्ट टेंजेंट की लंबाई आ गई 15। अब डिफरेंस बिटवीन रेडियाई, इसका रेडियाई है 10, इसका रेडियाई है 5, तो 10 में से 5 गए 5, तो 5 15 ये लगा दो। अब मैं इसको काट दूं 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 5/√10। समझ में आ गई बात, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ फिर। 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली, ईच ऑफ दीज 2 सर्कल्स इज टच्ड एक्सटर्नली बाय ए थर्ड सर्कल इफ दीज 3 सर्कल्स हैव ए कॉमन टेंजेंट। ये क्या बोल रहे हैं, 2 सर्कल 4 सेंटीमीटर रेडियस के हैं। कहाँ का क्वेश्चन है, कैट 2019 का। और कैट के क्वेश्चंस को देखकर आपने घबराना नहीं है, मैं सारे कैट के क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा। कैट में कई ऐसी चीज़ें हैं जो अपने एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, क्या उनको उठा लाऊंगा, नहीं। लेकिन अगर कोई बढ़िया क्वेश्चन बना रहा है और हमारे एग्जाम के लिए वो रिलेवेंट है, यूज़फुल है, चाहे वो कैट में हो, CDS में हो, या मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो जाए क्वेश्चन कराना कि ऐसे करने से आपको थोड़ा सा बेनिफिट होएगा, तो वो सारे क्वेश्चंस उठाने के लिए जो मेहनत लगती है, पूरी मार्केट में कहीं पर भी क्वेश्चन हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ हैं। और मैं इतना ऑनेस्ट रहने के लिए भी तैयार हूँ कि रिलेवेंट चीज़ें आपको करवाऊँ। ठीक है जी, चलो। टू सर्कल्स ईच ऑफ, यहाँ से शेप उठ जाती हैं क्या, नहीं उठती है ना, नहीं उठती इसमें, चलो ठीक। 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली, ये दोनों सर्कल 4 रेडियस के हैं, ये एक्सटर्नली एक तीसरे सर्कल को टच कर रहे हैं। तो कई बार आपके दिमाग में ये भी आ सकता है तो इसको इंटरनल टचिंग बोलते हैं। 2 सर्कल ऐसे एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, अंदर वाला सर्कल बाहर वाले के अंदर है, ऐसे नहीं होएगा, ऐसे दिमाग में आए तो ठीक है। तीसरा सर्कल इनको टच करेगा ऐसे, और अगर आप ऐसे टच करा भी दोगे तो ये बोल रहे थे तीनों सर्कल्स का एक कॉमन टेंजेंट है, तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाया तो इन 2 सर्कल का कॉमन टेंजेंट हो गया, ऐसे बनाया तो इन दोनों सर्कल का हो गया, तो तीनों का तो कॉमन टेंजेंट बन ही नहीं सकता। तो तीनों का अगर कोई कॉमन टेंजेंट है, हालांकि यह डायग्राम थोड़ा सा गंदा बन गया, तो वो इस तरीके से बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम में, ये तो मैं आपको समझा रहा था, हमेशा बढ़िया रहता है कि हम क्या करें, पहले टेंजेंट बनाएं और फिर तीसरे सर्कल को फंसाएं वहाँ पर। तो ये वही वाला केस हो गया
यहाँ पर उसने बताया कि भैया ये 4 है, यहाँ पर उसने बताया है कि ये 4 है, और वो इसको पूछ रहा है आर। तो मैंने क्या बताया था, 1/√r इज इक्वल टू 1/√4 प्लस 1/√4। सर्कल इक्वल हो ना हो फर्क ही नहीं पड़ता जी, ठीक है। ये मत सोचना सिर्फ इक्वल सर्कल के लिए फर्क ही नहीं पड़ता। तो 1/√r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। इट इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 1। क्या पूछा इसने, रेडियस ही पूछा है ना, कई बार ये डायमीटर पूछ ले, एरिया पूछ ले, कुछ नहीं पता। नेक्स्ट, सेम सिचुएशन। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल विद पी एस इक्वल टू 1। तो पी एस जो है वो 1 है, ओके, रेक्टेंगल है। यहाँ से इसने एक क्वार्टर सर्कल मारा, यहाँ से एक क्वार्टर सर्कल, सर्कल का चौथा हिस्सा मारा। तो सर्कल का रेडियस पी जेड ये भी 1 होएगा, जेड क्यू ये भी 1, ये भी सेम रेडियस का है? तो क्यू आर ये भी 1। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है इसका एरिया, शेडेड रीजन का एरिया, यानी कि ये वाला, ये वाला। तो ये वाला एरिया निकलेगा कैसे शेडेड रीजन का, ये निकलेगा जब आप पूरी रेक्टेंगल के एरिया में से घटा दोगे 2 तो क्वार्टर सर्कल, ये वाला और ये वाला, घटाओगे ये दोनों सर्कल का चौथा हिस्सा, और घटाओगे ये एक पूरा सर्कल छोटे वाला, तब निकलेगा। तो अब इसका एरिया और इसका एरिया निकालने के लिए तो रेडियस मेरे पास है 1, इनका तो निकाल लेंगे, इसका रेडियस नहीं है, तो बताओ कैसे करेंगे। तो भाई अगर आप ध्यान से देखोगे, अब आप समझ जाओगे कि ये कौन सा केस है। अगर अब तक नहीं समझे, ये वही केस है, अपने पास 2 सर्कल्स थे, ठीक है। यहाँ से एक डायरेक्ट टेंजेंट जा रहा है, ये जो डायरेक्ट टेंजेंट है इन दोनों सर्कल के और उनके बीच में एक सर्कल फंसा दिया गया है। अगर इसका रेडियस r है तो अब आप निकालो। तो 1/√r इज इक्वल टू 1/√1 प्लस 1/√1। तो 1 प्लस 1 2, दिस इज इक्वल टू 2। तो 1/r इज इक्वल टू 4, तो r इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ और पलट दिया, r इज इक्वल टू 1/4। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रेक्टेंगल का एरिया माइनस 2 सर्कल्स का एरिया, या फिर मैं करूँ एक सेमी सर्कल का एरिया घटा दूँ और एक सर्कल का एरिया, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया है 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2, माइनस सेमी सर्कल का एरिया है हाफ पाई, रेडियस 1 है, 1 स्क्वायर, हाफ पाई 1 स्क्वायर, प्लस इसका एरिया है पाई, इसका रेडियस कितना भाई 1/4, 1/16। तो इसको मैं अलग से सोल्व करता हूँ भाई। अगर मैं पाई को कॉमन ले लूँ, 22/7 को कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर 1/2 प्लस वहाँ पर हो जाएगा 1/16। तो ये 8/16, 9/16, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9/16, 2 8 2 11, तो 11 में 99/56। तो ये 2 में से घटाना है, 2 - 99/56, 56 दूनी 112, 13/56, ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, टेंजेंट सेकंड थ्योरम आ गया है काम में, हिंट दे दिया पहले क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है ये मैंने बना लिया, एक आधा क्वेश्चन मैं बना लेता हूँ जो मैं आपको रिलेवेंट और आपके एक बड़ी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर पाऊँ, दिमाग में आ जाए तो। बाकी मैं क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता, क्योंकि ऑलरेडी कई लोग ऐसे हैं, मतलब जो एग्जामिनर है उनकी बात कर रहा हूँ, जो सालों से क्वेश्चन बना रहे हैं, जिनका काम ही वो है। तो मैं उस काम को करूँ या ऑलरेडी जो एक्सपर्ट हैं उनकी मदद ले लें, अलग अलग एग्जाम को ही देख लें कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ले भाई TCS कितने हज़ारों क्वेश्चन पूछ रहा है यार हर साल, वहीं से उठा लेता हूँ। फिर भी एक आधी जगह लगता है कि नहीं यार यहाँ पर ये एक बनाने की ज़रूरत है, बना देता हूँ, ठीक है। खुद लोहार बनूंगा या ऑलरेडी जो लोहार एक्सपर्ट है उसकी मदद लेंगे। इन द गिवन फिगर AD एंड BC आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, AD और BC सर्कल के टेंजेंट्स हैं, ओके। AE इज इक्वल टू 5, AE जो है ये 5 है, EB इज 4, EB इज इक्वल टू 4, BC इज इक्वल टू FC, जो BC है दैट इज इक्वल टू FC, ओके सी। AD रेशो BC इज 2:3, AD रेशो BC दिस इज इक्वल टू 2:3। अगर ये 2A है तो ये 3A होएगा, ओके।
देन डी एफ इज इक्वल टू वट, डी एफ इज इक्वल टू वट। तो अब क्या करोगे, देखो ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक तो टेंजेंट जा रहा है और दूसरा ये सीकेंट जा रही है, तो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम लगेगा कि नहीं। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई इंटू बी ए, कर सकता हूँ कि नहीं। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई दैट इज इक्वल टू 4, बी ए दैट इज इक्वल टू 9, 9 चौके 36, देयर फॉर बी सी इज इक्वल टू 6, तो ये आ गया 6 इज इक्वल टू 3 है, ए की वैल्यू 2 आ गई, तो दिस इज इक्वल टू 4, ये पता चल गया। अब वो क्या बोल रहा है, नाउ व्हाट इज ही बोलिंग, डी एफ की लंबाई, तो ये अगर 6 है तो ये भी 6 होएगी, ये दोनों उसने बराबर बता रखे हैं। तो डी ए का स्क्वायर, अभी एक पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट है, ये सीकेंट है, तो डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ इंटू डी सी, तो डी ए का स्क्वायर यानी कि 16 इज इक्वल टू डी एफ इंटू डी सी, दैट विल बी, अगर मैं डी एफ को मान लूँ ए है, या कुछ और ही मान लेते हैं यार, ए तो मैं पहले यूज कर चुका हूँ, अगर हम इसको मान ले एक्स, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 6, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे, दो नंबर है जिनके बीच में 6 का फर्क है, 6 का फर्क है और उनका प्रोडक्ट 16 है, तो क्या हम 16 को तोड़ सकते हैं, 2 8 16 ऐसे, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, अगर ना तोड़ पाए तो बनाएंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू है मेरे भाई 2, तो वो डी एफ की लंबाई पूछ रहा था, दैट इज ऑप्शन बी। कैसा लगा क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एस एक्स इज टेंजेंट, ठीक है, एस एक्स टेंजेंट है, एस एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, एस एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स इज इक्वल टू ओ आर, इफ क्यू एक्स इज इक्वल टू 3, ये जो क्यू एक्स है ये 3 है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 9, कहाँ है पी क्यू, ये पूरा, दिस इज इक्वल टू 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एस, तो ओ एस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, देखते हैं। देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम के, बिल्कुल बेसिक भी आते हैं, बिल्कुल ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि भाई ऐसे, और मैक्सिमम यही आते हैं, ये 3 बता दिया है, ये ए बी जो है ये 9 बता दिया है, और ये उसने कुछ भी 4 बता दिया, सी डी पूछ लिया ऐसे, तो पी ए इंटू पी बी 9 और 3 12 इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी 4 ये 12 3 3 9, पी डी इज इक्वल टू 9, अगर पी डी 9 है तो ये 5 हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो आपके सामने ऐसे छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया, ऐसे ही वो कई बार बना के दे देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये उसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठाए हैं, इनसे डिप्रेस नहीं होना। चलिए ऐसे ओ एस की लंबाई बतानी है, ओके, देखें तो ठीक है, एक्स एस स्क्वायर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स एस स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्चुअली एग्जाम में जैसे ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर, ये एक टेंजेंट है, इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू एक्स पी। एग्जाम में ये मैं नहीं लिखता, यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिखता हूँ कि 3, और ये ध्यान रखता हूँ कि ये ना है कि मैं यहाँ पर 9 रख दूँ जल्दबाजी में, 3 इंटू 3 प्लस 9 12, ये पूरी लंबाई आएगी ना, ठीक है। तो एक्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाती, एक्स एस की वैल्यू 6, ठीक है। तो ये अगर 6 है तो ये भी 6 होएगा भाई, तो ये 3 है तो ये 3 हो गया, ये भी 6 होएगा, ओके जी। तो अगर ये पूरा 9 है, 9 में से 3 गए 6, ये भी 6 होएगा। और एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि अब अंदर वाला टेंजेंट सीकेंट थ्योरम लगाओ, ये पॉइंट ओ है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ओ पी इंटू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर इंटू ओ एस, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है, मैं ऐसे यूज करता हूँ, है यही, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 6 3 18, तो ये 6 है तो ये 3, 6 3 18, ठीक है। तो ओ एस इज इक्वल टू 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए secant PAB is drawn from an external point P, ओके, एक secant PAB ड्रॉ की गई है भाई एक्सटर्नल पॉइंट P से, सर्कल विद सेंटर O, इंटरसेक्टिंग एट A एंड B, OP इज इक्वल टू 17,
OP इज इक्वल टू 17, PA इज इक्वल टू 9 एंड PB इज इक्वल टू 21। ये पूरा भी है 21। ओके, वैसे ज़रूरत किसकी पड़ती है? PA इंटू PB। कई बच्चे क्या करते हैं 21 माइनस 9 यहाँ पर लिखेंगे 12। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती वैसे तो, मैं तो नहीं लिखता, जरूरत पड़ेगी तो बाद में लिखेंगे। देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल का डायमीटर क्या होएगा, यानी कि कुल मिलाकर रेडियस निकालना है। तो अपने पास तो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है जो बोलेगा PA इंटू PB। अगर मैं इस पॉइंट को C मान लूँ, PC, और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ इंटू PD, तो ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो मैंने इसके रेडियस को मान लिया R, तो ये हो गया R। तो ये PC की लंबाई क्या होगी, ये होगी 17 माइनस R। अगर ये R है, ये 17 है, 17 माइनस R। और मुझे एक तो PC चाहिए और मुझे चाहिए पूरा PD, तो हो गया 17 प्लस R। पूरा PD कितना हो जाएगा, 17 प्लस R। ये 17 है, ये R है, तो आप लगा दो। तो PA यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहो, यहाँ पर एक टेंजेंट बना सकते हैं PT, उस टेंजेंट की लंबाई आ जाएगी R की फॉर्म में, ठीक है, बिकॉज ये पूरा 17 है। देखो मैं बनाकर दिखा देता हूँ, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर, ऐसे भी हम कर ही सकते हैं। तो ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज है 17, हाँ जी सर 17 है, ये है R, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। तो PT स्क्वायर की वैल्यू आ गई, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। ऐसे भी कर सकते हैं और जैसे बताया ऐसे भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं, ठीक है जी। ओके, चलिए जी अब करते हैं। तो PA दैट इज इक्वल टू 9, PB दैट इज इक्वल टू 21, दैट इज इक्वल टू PC। तो PC हो जाएगा 17 माइनस R और एक 17 प्लस R, तो ये हो जाएगा 289। मतलब ज़्यादा ही कमज़ोर नहीं हो गया मेरा मैथ। 289 माइनस R का स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट R का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 189। ये 189 है, दैट इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मत मार दीजिएगा, व्यास बोला है उसने, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, डायमीटर AB ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। तो डायमीटर AB को P तक प्रोड्यूस कर दिया। सच दैट PO इज इक्वल टू 16.8। ओके जी, PO जो है दैट इज 16.8। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि इसकी कैलकुलेशन पॉइंट में है, क्वेश्चन लास्ट जैसा ही है, तो कैलकुलेशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, प्रैक्टिकल वे, ऐसा वे नहीं जो इसी क्वेश्चन पर लागू हो, नहीं, प्रैक्टिकल जो हर जगह लागू होगा। देखो PQR इज ए सीकेंट, तो PQR एक सीकेंट है, नीचे बना लो या ऊपर बना लो। विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट Q एंड R सच दैट PQ इज इक्वल टू 12, ओके, एंड PR इज इक्वल टू 19.2। तो हमें नीड तो 19.2 की ही है डायरेक्ट PR की फॉर्मूले में। ओके सर, द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू व्हाट, तो AB की लंबाई यानी कि डायमीटर की लंबाई क्या होगी, तो ये रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा 16.8 माइनस R, ये रेडियस है, तो पूरा क्या हो गया 16 माइनस 8 प्लस R, लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ, PQ 12 इंटू PR दैट इज 19.2 इज इक्वल टू PB इंटू PA, डायरेक्टली लिख रहा हूँ भैया, 16.8 माइनस R इंटू 16.8 प्लस R, तो 16.8 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। ठीक है, तो R की वैल्यू निकालनी है, इट इम्प्लाइज दैट R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ और 16.8 का जो स्क्वायर है इसको ऐसे खोल कर लिख दो। ठीक है, ये उधर जाकर घटेगा 12 इंटू 19.2। अब देखो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, तो क्यों ना मैं 12.0 कर लूँ। यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप ये कर सकते हो, देखो यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट को भूल जाओ, जो भी उत्तर आएगा उसमें 2 के बाद पॉइंट लगा देना। डन। अब आगे देखते हैं, तो ऐसा कुछ है जो इन दोनों में से कट सकता हो, कट सकने का मतलब क्या है, कॉमन आ जाएगा। तो देखो जरा, पहाड़े वाड़े आपको 25 तक याद करने के लिए बोले हैं मैंने, और याद होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपसे 24 सिक्के बोलूं और आप बोलो 144, ये नहीं होता। 144 को देख कर 24 सिक्के, 16 निम्मे, 18 8 12 का स्क्वायर सब कुछ याद आना चाहिए।
ठीक है, तो याद होने का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है। तो 168 को देखकर कि भैया 21 आठे है, 24 साते है, ये चीज़ें याद आनी चाहिए। 24 आठे है, 24 दिख रहा है, ये रिक्वायरमेंट है याद होने की, याद ये होना चाहिए। फालतू बर्डन में आपको देता नहीं, तो मैं 24 से काट रहा हूँ जी। 24 साते, 24 आठे, तो मैंने 24 कॉमन ले लिया यहाँ से। ओके जी, फिर से 24 से कट रहा है 24 साते और 24 पंजे 120, तो एक और 24 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, 7 7 49 और 8 पंजे 40, तो अंदर बच गया 9, और नीचे क्या है 2 0, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है दोनों में। ठीक है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 24 में से 1 24 आ गया, अंडर रूट ले रहा हूँ, 9 की जगह 3 आ गया, 100 की जगह 10 आ गया, तो 7.2। उसने पूछा है डायमीटर, तो 7.2 मत मार देना, 14.4। तो समझ में आ रही है बात। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, ये नहीं है कि मैं वैल्यूज बना कर लाया हूँ। जहां पर कैलकुलेशन छोटी हो सकती है, जहां पर गुंजाइश है, वहां पर ये छोटी करवा देगी। जहां पर गुंजाइश ही नहीं है, मैं क्वेश्चन ही ऐसा बनाऊं खुद पर्सनली जहां पर गुंजाइश ही नहीं है, तो देन वहां पर क्या है, कैलकुलेशन करेंगे, सब करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस की तो टेंशन ही नहीं लेनी, हमें एक्सपर्ट उन क्वेश्चन में होना है जहां पर गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की। तो वैसे मेथड जस्ट मैं आपको बताऊंगा जो प्रैक्टिकल है। इन द फिगर ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो जो ए बी है ये पूरी दैट इज इक्वल टू ए सी। ओके जी, ए सर्कल थ्रू बी टच इज ए सी एट डी, बी से एक सर्कल है जो ए सी को डी पर टच करता है, एंड इंटरसेक्ट ए बी एट पी, ए बी को पी पर काटता है, डी जो है वो मिड पॉइंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, तो ए बी की लंबाई बताओ, और ए बी की जो लंबाई है वो उसने बता रखी है ए पी के मल्टीपल में। ठीक है, मेरे को बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन लगता है, स्टार्टिंग में ये ढूंढना यहाँ पर ये चीज़ लगेगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पर मैंने टेंजेंट सेकेंड में दे दिया। देखो ए डी एक टेंजेंट है, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू ए बी। ठीक है मेरे भाई, अब मैं ए डी को मान लूँगा 1, तो डी सी हो जाएगा 1, और ये पूरा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये वाली जो है ये इसके इक्वल है, और ये मतलब कि रिलेवेंट इक्वेशन है, ऐसा ये इक्वेशन आया हुआ है। तो करें ज़रा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू ए बी, तो दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए पी इंटू ए बी, दैट इज इक्वल टू 2, तो ए पी इज इक्वल टू 1/2। ए पी जो है वो 1/2 है, और ए बी जो है वो 2 है। ठीक है, तो ये बोल रहा है ए बी की लंबाई क्या है ए पी के टर्म्स में, तो ए बी जो है वो ए पी के कंपेरिजन में तो 4 गुना है, दैट इज 4 ए पी। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये देखो आया हुआ क्वेश्चन, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए सर्कल ड्रॉन थ्रू बी, और ये क्वेश्चन इससे पहले से ही आया हुआ है, 2019 से पहले, जब मैंने ये 2000 मतलब 15 में जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मेरे नोट्स के अंदर एक क्वेश्चन था, और एसएससी से ही मैंने उठाया था, तो पहले भी आया हुआ है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए सर्कल ड्रॉन थ्रू बी, और पहले इसी टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें फिगर नहीं दी थी, खुद बनानी पड़ रही थी। सर्कल ड्रॉन थ्रू बी टच इज ए सी एट डी, ए सी को डी पर टच कर रहा है, वही लास्ट क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए पी इज इक्वल टू 2.5, ये जो ए पी है दिस इज 2.5। ओके, देन ए बी इज इक्वल टू व्हाट, तो देखो ए डी को मैंने मान लिया ए, और डी सी को मैंने मान लिया ए, तो ये पूरी साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2a, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू ए बी। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में ये चीज़ मेरे को लिखने की तो नीड फील नहीं होती, आपको भी नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी दैट इज 2.5 इंटू 2a। ओके, और यहाँ पर अब ये मत रट लेना कि मतलब इसका 4 गुना होती है पूरी साइड, वो कल को कोई और सिचुएशन क्रिएट कर देगा, ऐसे क्या क्या रटते फिरोगे। ठीक है, जो काम की चीज़ें हैं वो तो रटी नहीं जा रही, वो तो स्ट्राइक नहीं हो रही, तुम्हें रटने के बाद नई नई चीज़ें और रट लो, ये और भूल जाओगे फिर। जब आपके पास मान लो मैंने आपको 4 ही हथियार दिए कि सामने से जो भी जानवर आएगा वो 4 ही हथियार हैं, इनमें से अलग अलग जानवर है, कोई किसी हथियार से मरेगा कोई किसी से, मैंने आपको बता दिया ये 4 हथियार सफिशिएंट है।
किसी तरह का भी जानवर निकला जंगल से मारने के लिए, तो आप खड़े हो बंदूक लेकर, सामने से जानवर आया, मारी, नहीं मरा, दूसरी उठाई, मारी, हो सकता है मर जाए या ना मरे, एट द मैक्स चौथे से मर जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको हथियार दे दिया 120, अब जानवर आ रहा है, अब कर रहे हो ट्राई, इतने में रौंद के चला जाएगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भी नहीं रटनी, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, उनको इतनी बार रिवाइज करो कि वो दिखेंगे। दैट इज़ द मेन सॉल्यूशन, जो प्रैक्टिकल है, जो पॉसिबल है, जो होकर ही बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं। एक भी बच्चा नहीं होगा जो इस फेज से बच सकता होगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को मत रट लेना, जो रटने की चीज़ें बता रहा हूँ। और तो दैट इज ए इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू अगर 5 है तो 5 दूनी 10, तो ये पूरी चीज़ जो है 10 हो गई। या उसने यही पूछा, ए बी इज इक्वल टू 10, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि अगर ये ऐसे हैं, अगर ये वाला एंगल इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये होता है जब सेम सेगमेंट में बनाए हम। तो इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कंसाइक्लिक हैं, तीनों नहीं पांचों, 1 2 3 और 2 ये कंसाइक्लिक हैं, यानी कि समवृत्तीय हैं, एक वृत्त के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर हैं। ठीक है, तो ये भी 90, ये भी 90, तो इसका मतलब भैया ठीक है। और दूसरी बात, ये 90 है, इसका मतलब BC डायमीटर है, ये भी पता लग रहा है अगर यूज हो तो, और BC डायमीटर है। ठीक है, एक वृत्त पर तो है ही, BC डायमीटर भी है। AC एंड DB इंटरसेक्ट एट P, तो इनमें से कौन सा ट्रू होएगा, तो देखते हैं जी कौन सा ट्रू होएगा। तो ये कॉर्ड्स हैं, और टेंजेंट सेकेंड थ्योरम के अकॉर्डिंग PA इंटू PC, PA इंटू PC इज इक्वल टू, अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इज इक्वल टू PD इंटू PB। इसने क्या बोला है, APPC BPPD, ये बोला है, बस इन्हीं के नाम थोड़े से चेंज करके लिख दिए। दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल नहीं, DO इज इक्वल टू 8, DO दिस इज इक्वल टू 8, ओके भाई। CO इज इक्वल टू 4, CO इज इक्वल टू 4, एंड AC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा। ठीक है जी, द लेंथ ऑफ AD, तो एंगल बाइसेक्टर में दो ही चीज़ें यूज होंगी, या तो एंगल को बराबर दर्शाने के लिए यूज हो जाएगा, या इन साइड का जो रेशियो हो इनके बराबर हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो जाएगा ना, और क्या ही हो रहा है इसमें आगे। जनरली यही चीज़ें यूज हो रही होती हैं इसकी। AC इज एंगल बाइसेक्टर, द लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB, तो जो AD की लंबाई है वो AB की लंबाई के बराबर है। अब देखो इनकी लंबाइयों की लेंथ दी है, तो अब आपको स्ट्राइक होगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली लाइन को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो हो। 1:1 रेशियो है, तो ये 8 है तो ये भी 8 होएगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल है भाई, एंगल बाइसेक्टर है तो मीडियन भी होएगी, एल्टीट्यूड भी होएगी, सब कुछ होएगी, हो सकता है वो भी यूज हो जाए, जरूरत पड़े तो वो भी बरत लेंगे। DB इंटरसेक्ट डायगोनल AC एट O, DB इंटरसेक्ट डायगोनल AC एट O, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल AC, तो डायगोनल AC की लंबाई क्या है। तो भैया अगर ये x है, तो ये दो कोर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम के तहत इन दोनों का और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, तो ये 8 8 64 है, तो ये 16 होएगा, 16 चौके 64 है। 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। तो उसने पूछा है AC यानी कि 16 और 4 20, दैट इज ऑप्शन है। ठीक है, ई करो बाबा। नेक्स्ट, AB and CD are two chords of a circle which intersect at a point O inside the circle। बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए लिया है कि कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करना है वो आपको बता पाऊँ, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल वे बताऊंगा। ठीक है, AB and CD are two chords of a circle, थोड़ा सा बड़ा सर्कल ले लेते हैं। इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, इट इज़ गिवन दैट AB इज इक्वल टू 10, तो AB जो है दैट इज इक्वल टू 10, एंड CO इज इक्वल टू 1.5, दिस इज 1.5, एंड DO इज इक्वल टू 12.5, DO जो है 12.5 है। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लार्जर एंड स्मॉलर AO एंड BO। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि इक्वेशन मैंने तो पहले देखा हुआ है, तो मैं याद करके आ जाऊँ और आपको बता दूँ कि देखो ये दिख तो रहा है मुझे, देखो, लेकिन हो सकता है ऐसी वैल्यूज आ जाएं कि कल को आपको ना दिखे।
तो प्रैक्टिकल वे क्या होएगा, तो सबसे पहले तो आप ये रिकॉग्नाइज करोगे दो कोड अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होएगा, सेम होएगा। अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, तो एक तो आपको पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 10, और आपको पता है कि a इंटू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 12.5 इंटू 1.5। मुझे वैसे याद है क्या वैल्यूज होंगी, उत्तर भी याद है, बट दैट वॉन्ट बी हेल्पफुल टू यू ना। देखो, तो दो चीजें हैं जिनका सम है कुछ और प्रोडक्ट है कुछ। ये सिचुएशन कितने बार आती है, सैकड़ों बार आती है, अलग अलग जगह आती है। तो मैंने क्या बता रखा है, जब भी आपको सम दे रखा हो या डिफरेंस दे रखा हो, इन दोनों में से एक दे रखा हो और प्रोडक्ट दे रखा हो, तो मान लो मैं दो वैल्यूज मान लेता हूँ 5a और 3a, तो इन दोनों का सम क्या हो गया 8a, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 2a, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 5 3 15a स्क्वायर। तो जो चीज़ इनमें कॉमन होती है वो सम और डिफरेंस में तो एक बार आती है, प्रोडक्ट में दो बार आती है। तो अगर इनसे कुछ छीनना है तो सम से सेम चीज़ एक बार छीन लो, प्रोडक्ट से दो बार छीन लो। यहाँ से a छीनोगे तो यहाँ से दो बार, और 15 को ही बांट लो, 5 3 15, 5 और 3 8, हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, अगर इनको कुछ कभी कभी देना पड़ जाता है तो सम और डिफरेंस को एक बार दो, प्रोडक्ट को दो बार दो। आपने जो छीना है a, देखो मैंने 5 और 3 कर लिया, आपने a छीना था दोनों जगह से, तो बाद में a दे देंगे। जो छीना है वो लौटाना भी है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए छीना था, छीना इन द सेंस डिवाइड किया था, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप दे भी सकते हो, कब दे सकते हो, देखो यहां पर ये 12.5 और 1.5 है। प्रॉब्लम क्या कर रहा है, यहां पर क्या चीज प्रॉब्लम कर रही है, ये पॉइंट प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डबल कर दूं और इसको डबल कर दूं तो बात बन जाएगी। तो मैंने दो दो दे दिए, तो प्रोडक्ट को कोई चीज दो बार दी है तो सम को एक बार दे देंगे, यही है जी। तो मैंने दो दिया है तो बाद में दो छीनना है मेरे भाई, जो भी उत्तर निकलेंगे उसको दो से डिवाइड भी करना है। तो अब उत्तर निकालने थोड़े से इजी हो जाएंगे दोस्त, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, देखते हैं हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो 12.5 इंटू 2 25 हो गया, 1.5 इंटू 2 3 हो गया, ये हो गया ना, हाँ ठीक है। तो इनको ऐसे तोड़ना है कि 20 बने, तो इसको भी तोड़ लेते हैं 5 और 5, तो बन गया ना 5 3 15 और 5, कितना ईजी हो गया। 15 और 5 का सम 20 है, एक 15 आ गया एक 5। अब ये जो दो वो किया था ना 7.5 एंड 2.5, अब मैं ऐसे भी बोल सकता था कि दिख तो रहा है, यहाँ से 5 छीन के यहाँ पर दे दो, यहाँ से 5 छीन के यहाँ पर दोगे तो 7.5 2.5, देखो कितना ईजी है। बट नहीं दिखता है पेपर में, मैं क्वेश्चन को 10 बार करूँगा तो दिखेगा ही ना। तो 7.5 एंड 2.5, बड़े वाला हिस्सा है 7.5, छोटे वाला 2.5, इनका रेशियो इज 3:1। क्लियर है, एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, इससे हैंडल कर लोगे कि नहीं। और ये जो मेथड है सिर्फ इसमें नहीं होएगा, टाइम एंड डिस्टेंस पता नहीं कहाँ कहाँ ये लागू होता है, जहाँ पर भी सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट क्यों ना हो। और बहुत ही खुशी के साथ ये मैंने ही इन्वेंट किया, आप ऐसे बोल सकते हो, ना किसी बुक ना किसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर, सी डी इज डायमीटर। ओके जी, ये कहाँ का क्वेश्चन है भैया, कैट 2019। तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए, सिर्फ रिलेवेंट और बढ़िया वाले क्वेश्चन उठाए गए। तो बिल्कुल टॉप नॉच जैसा कंटेंट हो सकता है ना अपने एग्जाम के लिए, वो है, इससे बेटर कंटेंट नहीं हो सकता, ओपनली मैं बोल सकता हूँ। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर, सी डी इज डायमीटर एंड ए बी से कोड, सी डी डायमीटर है और ए बी एक कोड है ऑफ लेंथ 20.5, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई इनसाइड द सर्कल। ठीक है भैया, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई, ठीक है। सी ई हैज़ लेंथ 7, सी ई की लंबाई 7 है। अगर सी ई की लंबाई 7 है तो पूरा सी डी डायमीटर कितना होगा, रेडियस अगर 11 है तो 11 का डबल 22, तो ये पूरा 22 हो जाएगा, 22 माइनस 7 ये 15 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होएगा, आपको पता ही होएगा। और उसने क्या बताया, उसने बताया है इसकी लंबाई 20.5 है। तो अगर मैं ए इसको मान लूँ बी इसको मान लूँ, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 20.5 और a इंटू बी इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट 7 इंटू 15। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, वही प्रॉब्लम आ रही है क्या, कि यहाँ पर ये पॉइंट में है, गड़बड़ हो रही है, ऐसे सोच पाना मुश्किल हो रहा है सर। तो क्या करो, सम को एक बार दो दे दो, तो वही चीज़ प्रोडक्ट में दो बार देनी पड़ेगी। हाँ जी, आपने दी है तो एंड में डिवाइड भी करना मेरे भाई, है ना। अगर आपने यहाँ से कुछ काटा है तो एंड में मल्टीप्लाई भी कर देना, छीन लिया है तो बाद में दे भी देना बेचारों को।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 41। तो क्या सर इससे 100% ही उत्तर मतलब पक्का हिट एंड ट्रायल से आ जाया करेगा? अगर स्ट्राइकेबल वैल्यूज होंगी तो आएगा, पॉइंट से हमेशा इजी होएगा। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक बनानी भी पड़ी तो बिना पॉइंट वाली क्वाड्रेटिक ही बढ़िया रहती है। ठीक है, देखो तो अब 41 दो चीज़ों का सम है, मैंने इसको ब्रेक करना है कि सम 41 आ जाए। तो देखते हैं जी, तो हिट एंड ट्रायल तो ऑफकोर्स करना ही पड़ेगा। 5 तिया 15 और 28 नहीं आया, 5 दूनी 10 और 21 दूनी 42 नहीं आया, तो 5 तिया 15 दूनी 30 और 14 नहीं आया, 20 और 21 आ गया। तो देखो 5 के साथ मैं जोड़ूंगा इनको 20 और 7 और 3 से बन जाएगा 21, 21 और 20। ठीक है, तो एक 21 आ गई, एक 20 आ गई, बाद में 2 से डिवाइड भी करना है, तो एक आ जाएगा 10.5 और दूसरा आ जाएगा 10। क्या पूछ रहा है भैया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी ई एंड ए ई? बी और ए में डिफरेंस 0.5 का ही होएगा। और एक और तरीका हो सकता है, उसने इनका डिफरेंस ही पूछा है, तो आपको ए प्लस बी पता है, ए इंटू बी पता है, तो ए माइनस बी पूछ रहा है, ए माइनस बी क्या होएगा भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab आ जाएगा, अलजेब्रा यूज करोगे तो है, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ and RS are common tangents to two circles intersecting at A and B। तो दो सर्कल हैं A and B। ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ये एक बार ये क्वेश्चन आया और अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह पर आपको एक नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ और इस क्वेश्चन को वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो ये आया 2016 Tier 2 में, तो PQ एंड RS आर टू कॉमन। अब आगे से जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा इस नेचर का एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, वो फॉर्मूला वहाँ पर फेल हो जाएगा, लेकिन क्या चीज़ पास होएगी वो मैं आपको बताऊंगा। देखो PQ एंड RS आर कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स, तो ये PQ है एंड RS इंटरसेक्टिंग एट A एंड B। सर्कल्स जो हैं वो A और B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये A है ये B है। ठीक है, वैन प्रोड्यूस्ड बोथ साइड्स मीट द टेंजेंट PQ, AB को जब प्रोड्यूस किया दोनों तरफ, तो ये टेंजेंट PQ को और RS को X और Y पर मिल रही है। तो एक फॉर्मूला बना दिया गया है कि भैया XY का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर इजकल टू PQ स्क्वायर, इस टाइप से। एग्जैक्टली मैं उसको याद भी नहीं रखता, बट शायद यही होएगा। इस क्वेश्चन को करना कैसे हो मैं आपको बताऊंगा। मुझे एक बात बताओ, अब आप एक नई स्लाइड ले लेते हैं, वहाँ पर समझते हैं। लेट अस टेक ए नई स्लाइड, आखिरी क्वेश्चन है ये, और तो आप में से कई लोगों की जान में जान आई होगी, है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक सर्कल खींचता हूँ मेरे भाई और उसका डायमीटर खींच देता हूँ, तो इतनी कॉमन सेंस आप में है कि नहीं कि ऊपर जो चीज़ होएगी एग्जैक्टली सेम नीचे होएगी? इतनी सिमेट्री, सर्कल कितनी सिमेट्रिकल फिगर है भैया, डायमीटर खींचोगे तो ऊपर जो है वही नीचे है। ऐसे ही अगर मैं दो सर्कल खींच देता हूँ, मान लो ऐसे दूर दूर ही खींच दूँ, तो और ऐसे डायमीटर में खींच रहा हूँ, तो ऊपर जो चीज़ें हैं वही नीचे होंगी। इतनी सिमेट्रिसिटी है सर्कल में बेचारे में, इतनी नॉलेज है आपको। अगर मैं दो सर्कल को इंटरसेक्ट करा दूं, भले ही मैंने इंटरसेक्ट करा दिए, तो जो चीज़ ऊपर घटित हो रही है वही नीचे होएगी कि नहीं होएगी? जब दो सर्कल को हमने इंटरसेक्ट कराया था और मैंने आपको ये चीज़ वहाँ पर भी सिमेट्रिसिटी से बताई थी, हम प्रूव तो कर ही सकते थे कि भैया ये जो कोड है ये दो बराबर हिस्सों में बटेगी, है। तो आपको ये सेंस होनी ज़रूरी है, तो कई काम आसान हो जाएंगे। तो डायमीटर के ऊपर और नीचे वाली सिचुएशन सेम है। यहाँ से जो टेंजेंट ऊपर जो खींचा गया है भैया, अगर एक्स वाई है और नीचे पी क्यू है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि सर्कल सिमेट्रिकल है, बीच में डायमीटर खींचा है, तो ऊपर जो हो रहा है वही नीचे होएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ठीक है, क्लियर है जी? तो चलो फिर देखो, ए बी इज इक्वल टू 3, तो ए बी जो है दिस इज इक्वल टू 3 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 5, एक्स वाई 5 है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 3 है, 5 में से 3 गया 2, तो इससे ऊपर ये 1 होएगा, ये 1 होएगा। एग्जैक्टली इस सिचुएशन को देखने के लिए हमें ये चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने पास वो क्वेश्चन था, अगर आप मैथ्स के अंदर थोड़ी सी भी आप सिमेट्रिसिटी की सेंस रखते हैं कि अगर ये चीज़ें
आइसोस्केलस ट्रायंगल है और यहाँ पर हम अंदर सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर यहाँ ये फिगर सिमेट्रिकल होती है। अगर मैं बिल्कुल बीच में से लाइन खींच दूँ तो इधर और इधर सेम ही होएगा, BP इक्वल टू PC। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? ओके जी। तो अगर 5 है, 5 में से 3 गए 2, तो ऊपर ये वाला और ये वाला बराबर होएगा। इस डायमीटर के ऊपर और नीचे सेम कहानी चल रही है। ओके जी, PQ और RS बराबर होंगे, चाहे इनको प्रूव कर लो। ठीक है, देन PQ विल बी व्हाट, तो PQ की लंबाई क्या होगी? तो अब देखो जरा, ये एक पॉइंट है जहां से हमने टेंजेंट खींचा ऐसे और ऐसे। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, XP का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूं, सर्कल नंबर 1 की, XP का स्क्वायर इज इक्वल टू XA इंटू XB बोल सकता हूं। तो XP का स्क्वायर इज इक्वल टू XA दैट इज इक्वल टू 1 एंड XB दैट इज इक्वल टू 3 + 1 4, तो XP इज इक्वल टू 2। अब बोलोगे जी हाँ सर, और मैं ये भी बोल सकता हूं PX इज इक्वल टू RY, चीजें सिमेट्रिकल हैं भैया। अब बोलोगे सर सर्कल छोटे बड़े हैं, चाहे एक कितना भी बड़ा हो दूसरा कितना भी पिद्दी हो, जब आप इनके डायमीटर खींचोगे तो सर्कल का डायमीटर जो है वो उसको चाहे ऐसे खींच लो, ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा सिमेट्रिकल है, कैसे भी खींच लो, तो सर्कल का डायमीटर जो है 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा होता है चीजों को, बिल्कुल सिमेट्रिकल कॉन्ग्रुएंट चीजें एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है जी, तो अब XQ का स्क्वायर, XQ का स्क्वायर इज इक्वल टू XA इंटू XB, सर्कल नंबर 2 के अंदर टेंजेंट सेकंड थ्योरम, XQ स्क्वायर इज इक्वल टू XA, पहले A पर काट रहा है फिर B पर काट रहा है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 4, सो XQ इज इक्वल टू 2 + 2 4, दैट्स इट। क्लियर है? यहां पर कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, आप टेलीग्राम पर एक मैसेज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? कुछ खास ऐसा नहीं है ना कि फाइनेंशियल गेन हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई वो सारी चीज़ें अलग हैं, हमारा एक कनेक्शन भी बनता है, सब कुछ ये नहीं होता। ठीक है, ज़िंदगी चलाने का माध्यम है, ठीक है, लेकिन सब कुछ ये नहीं होता। हमेशा ये दिमाग पर हमें नहीं रखना चाहिए, हमारा एक कनेक्शन है कि नहीं है, बताओ है? तो जब आप ये चीज़ें बोलते हो, बिकॉज मैं आपकी शक्ल नहीं देख पा रहा, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा, ऑफलाइन में क्या है कि एक इंटरेक्शन होती थी, भले ही स्टूडेंट चुप हों, वो ये भी ना बोलें सर आपने अच्छा पढ़ाया या सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, उनकी शक्ल देखकर पता लग जाता था और वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मैं एक्ट करता था। अब यहाँ पर आप मेरे को देख रहे हो तो क्या है, आप भी एक बार आप कैसे मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो? मैंने तो इंटरेक्ट कर लिया पूरी क्लास में, आप जब सामने से कुछ लिखेंगे, एक ही वे है, तो चाहे यूट्यूब पर देखो, कोर्स के अंदर देखो, तो कोर्स के अंदर तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप बताओगे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो अदरवाइज तो लाइव चैट में हो जाएगी। तो क्या है मामला, प्लीज़ वहाँ पर अपना फीडबैक दिया करो, ठीक है? उससे क्या है, ये पूरी प्रोसेस हो जाती है, मैंने कुछ बोला आपने कुछ बोला, अच्छा लगता है, ठीक है? और सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर सिर्फ अच्छा अच्छा लिखना है, मतलब एग्जैक्टली आप क्या फील कर रहे हो, प्रैक्टिकली अच्छा फील कर रहे हो अच्छा लिखो, थोड़ा सा अगर कहीं पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है वो दो, ठीक है? और घबराना नहीं है ज्योमेट्री में चीज़ें स्ट्राइक ना हो तो, ठीक है? ये चैप्टर ही ऐसा है, मैं एक तो इसको इस तरीके से करवा रहा हूँ कि प्रॉब्लम ना हो, और जब 1-2 बार और रिपीट कर पाओगे, हाँ पढ़ाई के अपने घंटे बढ़ा दो यार, क्या ही दिक्कत है, एंजॉय करो इस प्रोसेस को, और इस चैप्टर को करो 2-3 बार, फिर देखना क्या होएगा मॉक्स के अंदर, मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है? अगली क्लास में मिलते हैं भाई, बाय।